ऑल राइट, सो वंस अगेन गुड इवनिंग गाइस, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रैपिड रिवीजन में अमेलगमेशन। भाइयों बहनों, अमेलगमेशन के दो पार्ट्स होंगे। ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 मैं कल लूंगा, ठीक है ना। कुल मिला के इन दो पार्ट्स में हम क्या करने वाले हैं? क्या हम अमेलगमेशन कंप्लीट करेंगे पूरा 100%? यस। उसके हम सारे एडजस्टमेंट्स डिस्कस करेंगे? यस। क्या हम सिर्फ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चंस भी? कॉन्सेप्ट भी, क्वेश्चंस भी। हर कॉन्सेप्ट के ऊपर हम क्वेश्चंस को भी रेफर करते जाएंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट हम सर कहां से डिस्कस करेंगे? सर कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर नोट से। ये जो आपको हैंड रिटन नोट्स मेरे दिख रहे हैं, मैंने ऑलरेडी शेयर करके रखे हैं फ्री रिसोर्स फोल्डर के अंदर। फ्री रिसोर्स फोल्डर आपको पिन कमेंट में या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं बार बार बोलता आ रहा हूं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो फ्री रिसोर्स फोल्डर है उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, ठीक है। क्वेश्चंस हम कहां से रेफर करेंगे? जैसा मैं करवाता आ रहा हूं, क्वेश्चंस हम अपनी किताब से ही रेफर करेंगे। हम अपनी बुक से ही क्वेश्चंस को रेफर साथ साथ करते जाएंगे, ठीक है। सर हम आपके स्टूडेंट नहीं हैं, क्या हम ये लेक्चर देख सकते हैं? क्या हम अमेलगमेशन को आपके इस रैपिड रिवीजन से कर सकते हैं? डेफिनेटली यस। चाहे आपने क्लासेस कहीं और से ली हो, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, चाहे आप मेरे से क्लासेस नहीं ले रखे हो, तो भी ये वीडियो में आपको अमेलगमेशन अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर आप ध्यान से सुनते हो तो। अब आपके पास जो भी नोट्स हो वो आप डाउनलोड करके रख लो, या फिर आपके पास जो नोट्स हो वो देख लो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मेरे ये वाले नोट्स जरूर साथ में रखना, और क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करूंगा वो क्वेश्चन आपको अपनी किताब में मिल ही जाएंगे, जो भी फैकल्टी की किताब आपके पास होगी, ठीक है। चलिए अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज अमेलगमेशन। फिर से बोल रहा हूं, दिस इज द पार्ट 1। अमेलगमेशन का पार्ट 2 होगा कल। चलो बच्चों शुरू करते हैं। जय करा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। चलिए, अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज। बच्चों अमेलगमेशन में एक्विजिशन, मर्जर, अमेलगमेशन में एक्विजिशन, मर्जर, एब्जॉर्प्शन और टेकओवर, ये सारी दुनिया भर की चीजें कवर होती हैं, ठीक है। अब एक एक करके देखते हैं। सर मर्जर का मतलब क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा कंपनीज अपने बिजनेस को मर्ज करके नया कंपनी बना दें और दो कंपनीज खत्म हो जाएं तो उसको मर्जर कहते हैं। जैसे वोडाफोन और आइडिया मर्ज होके एक नई कंपनी बन जाए वीआई करके, तो इसको मर्जर कहते हैं। मर्जर में शेयर होल्डर्स ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी विल गेट इक्वल पावर और कंट्रोल इन द न्यू कंपनी। जनरली इसके शेयर होल्डर में दोनों के शेयर होल्डर जब इस कंपनी में जाएंगे तो दोनों के पास सेम पावर हो जाएगा जाके, जनरली, ठीक है। सर एक्विजिशन, टेक ओवर, एब्जॉर्प्शन जो आपने वर्ड यूज किया, सर ये क्या होता है? बेटा ये अलग अलग नाम है, एक्विजिशन, टेक ओवर, एब्जॉर्प्शन। इसके ओवरऑल दो अलग अलग मीनिंग निकलते हैं। चाहे आप एब्जॉर्प्शन बोलो, दो मीनिंग निकलते हैं, टेक ओवर बोलो, सेम दो मीनिंग निकलते हैं, एब्जॉर्प्शन दो मीनिंग निकलते हैं। एक होता है बेटा फिजिकल टेक ओवर। फिजिकल टेक ओवर में एक कंपनी दूसरी कंपनी को के असेट्स लायबिलिटी फिजिकली अपने पास लेके आती है, और वो जो दूसरी कंपनी होती है वो बंद हो जाती है। एक्वायरी कंपनी इज क्लोज्ड। जिस कंपनी को हम खरीद रहे हैं, सामने वाली कंपनी मतलब सेलिंग कंपनी बंद हो जाती है, खत्म हो जाती है, उसके असेट लायबिलिटीज फिजिकली एक्वायरर कंपनी के पास आ जाती है। जैसे A प्लस बी इज इक्वल टू ए, मतलब ए ने बी कंपनी को खत्म कर दिया और उसके सारे असेट लायबिलिटी अपने पास लेके आ गई। दूसरा होता है होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप। यहां पर भी एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर ही करती है, पर दूसरी कंपनी को बिना बंद किए हुए। हाँ, बिना बंद किए हुए। कैसे? होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए मोर देन 50%, जिससे सब्सिडरी कंपनी के अंदर होल्डिंग कंपनी को कंट्रोल आ गया। तो वन कंपनी एक्वायर्स 50% ऑफ मोर देन 50% ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी। तो ये भी एक टेक ओवर का फॉर्म है, ये भी एक एक्विजिशन का फॉर्म है। पर ये वाला जो एक्विजिशन का फॉर्म है, इसकी अकाउंटिंग हम समझते हैं AS 21 के अंदर, और ये जो फिजिकल टेक ओवर का फॉर्म है इसकी अपन अकाउंटिंग समझते हैं AS 14 के अंदर, ठीक है। AS 14 के अंदर। गाइस आपको समझ में आ गया? तो अभी हम कौन सा वाला टेक ओवर पढ़ने वाले? ये वाला टेक ओवर पढ़ने वाले हैं। ये होल्डिंग सब्सिडरी वाला हम पढ़ेंगे बाद में AS 21 के रैपिड रिवीजन में,
ठीक है सर। अमेलगमेशन ऑल्सो कवर्स एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, याद रखना ये वाली बात, इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है? जहां एक एग्जिस्टिंग कंपनी है पर उसका धंधा सही नहीं चल रहा है, बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, उसके ऊपर बहुत सारे केसेस वगैरह हैं, वो बंद होने की कगार पे आ गया है, तो मैनेजमेंट ने सच में इस कंपनी को बंद कर दिया और इस कंपनी के सारे असेट लायबिलिटी एक नई कंपनी में डाल दी और उस नई कंपनी में वो खुद शेयर होल्डर बन गए। मतलब मैनेजमेंट खुद यहां से यहां चला गया और असेट लायबिलिटी को भी ट्रांसफर कर दिया और ये बी लिमिटेड एक नई कंपनी बन गई। मतलब पहले ये कंपनी ए लिमिटेड थी, बंद होके एक नई कंपनी बन गई, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। अब द बेस्ट पार्ट इज, चाहे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन हो, चाहे ये वाला फिजिकल टेकओवर हो, चाहे मर्जर हो, सबकी अकाउंटिंग AS 14 में होती है, ठीक है ना? क्योंकि मर्जर के अंदर जो न्यू कंपनी है वो परचेजिंग कंपनी है, ठीक है ना? एक्वायरर कंपनी है, खरीद रही है, मतलब वो ट्रांसफरी कंपनी है। और जो पुरानी दो कंपनीज हैं वो पुरानी कंपनी सेलिंग कंपनी है, एक्वायरी कंपनी है और ट्रांसफरर कंपनी है। इन द सेम वे यहां पर भी, इन द सेम वे यहां पर भी बी लिमिटेड एक्वायरर है और ए लिमिटेड एक्वायरी है, ठीक है? सिर्फ यहां की अकाउंटिंग, ये जो होल्डिंग सब्सिडरी की अकाउंटिंग है, वो AS 14 में डिस्कस नहीं करेंगे। आगे, देयर आर टू एंटिटीज या टू पार्टीज इन द अमेलगमेशन। कुल मिला के अमेलगमेशन में दो टाइप की एंटिटीज होती हैं, एक खरीदने वाली, एक बेचने वाली। अपने बिजनेस को जो बेच रही है मतलब सेलिंग कंपनी, सेलिंग कंपनी को आप बोलते हो ट्रांसफरर कंपनी। ये शब्द हम यूज करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि ICAI भी यही शब्द यूज करता है। तो ट्रांसफरर कंपनी जो अपना बिजनेस बेच रही है, एंटिटी हुज बिजनेस इज ट्रांसफर्ड। सर बिजनेस मतलब असेट लाइबिलिटीज, बिजनेस मतलब असेट लाइबिलिटीज। और ऐसी कंपनी जो टेक ओवर कर रही है, दूसरा वर्ड परचेज कर रही है, दूसरा वर्ड एब्जॉर्ब कर रही है, दूसरा वर्ड एक्वायर कर रही है, ठीक है ना? वो होगी ट्रांसफररी कंपनी, हम इसको शॉर्ट में बोलेंगे ट्री, और ये होगी ट्रर, ठीक है? तो ये कंपनी बिजनेस एक्वायर कर रही है, मतलब असेट लाइबिलिटीज एक्वायर कर रही है। आई होप यू गॉट द पॉइंट, ठीक है बच्चों? आई होप यू गॉट द पॉइंट, ठीक है? तो ये दो टाइप की एंटिटीज हो गई। अच्छा, तो हमें इसकी बुक्स में समझना है कि भाई टेक ओवर की एंट्रीज क्या होंगी, और हमें इसकी बुक्स का समझना है कि बेसिकली सेलिंग कंपनीज अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कैसे करेगी, ठीक है सर? उसके बाद ट्रांसफरी कंपनी शेल डिस्चार्ज परचेज कंसिडरेशन फॉर द परचेज ऑफ बिजनेस टू द शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। अरे सर ये क्या है? अब यार ये कंपनी क्या कर रही है? बिजनेस खरीद रही है, तो क्या फ्री में खरीदेगी? नहीं, उसके बदले बिजनेस खरीदने के बदले ये कंपनी क्या करेगी? पेमेंट करेगी। किसको? इस कंपनी के शेयर होल्डर्स को, ठीक है? क्योंकि बिजनेस किसके नाम पर था? इस कंपनी के शेयर होल्डर्स का था। असेट्स और लायबिलिटीज अल्टीमेटली किसकी थी? इस कंपनी के शेयर होल्डर्स की थी। तो अगर ये कंपनी टेक ओवर कर रही है तो ये कंपनी क्या देगी? कंसिडरेशन देगी। किसको? इस कंपनी के शेयर होल्डर्स को। तो ये कंपनी जब कंसिडरेशन देती है तो उसको बोलते हैं पीसी। क्या बोलते हैं? पीसी। ट्रांसफरी कंपनी डिस्चार्ज परचेज कंसिडरेशन फॉर द परचेज ऑफ बिजनेस टू द शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। ट्रांसफरर कंपनी के दोनों टाइप के शेयर होल्डर्स को हम पीसी देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स को और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, ठीक है सर? सर ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है आपने? ऐसा तो लग ही नहीं रहा कि आप रिवीजन के चक्कर में डायरेक्ट पॉइंट पे आ रहे हो। नहीं ना बेटा, अगर रिवीजन के चक्कर में मुझे डायरेक्ट पॉइंट पे आना हो तो मैं आपको मैराथन वाला लेक्चर बोलूं देखने को, जो मेरा ऑलरेडी 3 आवर्स का लेक्चर है ऑलमोस्ट। पर यहां पर मैंने ये सोचा है कि नहीं भाई, एक ऐसा बच्चा जो अमेलगमेशन पूरी तरीके से भूल चुका है, अगर उसको जीरो से स्टार्ट करना हो तो ये सेशंस के सहारे वो आराम से कर लेगा, उसका टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है? ओके, तो ट्रांसफरी कंपनी पीसी डिस्चार्ज करेगी, कंसिडरेशन देगी। किस फॉर्म में देगी? कैश के फॉर्म में। अच्छा, किसको देगी? शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। किस फॉर्म में देगी? कैश के फॉर्म में दे सकती है, अपने खुद के इक्विटी शेयर इशू करेगी, अपने खुद के प्रेफरेंस शेयर इशू करेगी, अपने खुद के डिबेंचर इशू करेगी, और कुछ और भी देना हो तो उस फॉर्म में भी दे देगी। पर देगी किसको? शेयर होल्डर को। इक्विटी प्रेफरेंस को कैश मिल सकता है, उनको इक्विटी शेयर्स मिल सकते हैं, इक्विटी प्रेफरेंस वालों को प्रेफरेंस शेयर मिल सकते हैं, इक्विटी प्रेफरेंस वालों को डिबेंचर मिल सकते हैं। बच्चे यहां पर उलझते हैं, सर डिबेंचर, सर ये कैसे पीसी हुआ? बेटा मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि डिबेंचर होल्डर्स को पीसी देना है, मैं बोल रहा हूं
शेयर होल्डर्स को पीसी देना है डिबेंचर्स के फॉर्म में, ये दे सकते हैं, ठीक है ना? बोलो बेटा, क्लियर है कि नहीं? चलो, उसके बाद ट्रांसफर री कंपनी जो पीसी दे रही है और जो बिजनेस एक्वायर कर रही है, मतलब असेट लायबिलिटी ले रही है, तो वो विल गेट द बिजनेस, मतलब असेट लायबिलिटीज। ट्रांसफर री कंपनी असेट्स लायबिलिटीज ले रही है ट्रांसफर रर कंपनी से। उन असेट्स लायबिलिटीज को बोलते हैं बिजनेस, मतलब नेट असेट्स। नेट असेट्स में क्या आता है? असेट्स माइनस लायबिलिटीज। नेट असेट्स निकालने का दूसरा तरीका कौन सा होता है? इक्विटी कैपिटल प्लस प्रेफरेंस कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज यू मस्ट नो कि असेट माइनस लायबिलिटी भी हो सकता है या इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस रिजर्व भी हो सकता है। ओके, ठीक है सर। अब आते हैं अकाउंटिंग फॉर अमेलगमेशन। तो अमेलगमेशन के अंदर हम अभी क्या पढ़ने वाले हैं? हम ना ट्रांसफर री कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ट्रीटमेंट पढ़ेंगे AS 14 के हिसाब से जो कि बताया गया है, और ट्रांसफर रर कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी जो ट्रीटमेंट होगा वो भी पढ़ेंगे। पर ट्रांसफर रर कंपनी की बुक्स क्या होती है बेटा? ट्रांसफर रर कंपनी की बुक्स को क्लोज करना पड़ता है, और ये ट्रीटमेंट AS 14 में नहीं बताया गया। AS 14 सिर्फ ट्रांसफर री कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होता है। AS 14 एक्विजिशन की अकाउंटिंग बताता है, क्लोजर की अकाउंटिंग नहीं बताता, ठीक है सर। बुक्स ऑफ ट्रांसफर रही। अब बात कर रहे हैं मेन एक्वायरर कंपनी की। किसकी बात कर रहे हैं अपन? एक्वायरर कंपनी की बात कर रहे हैं, मतलब जो खरीद रही है ट्रांसफर री कंपनी, परचेजिंग कंपनी। ये क्या करेगी? ये वापस से याद दिला दूं, ये असेट्स खरीद रही है, ये लाइबिलिटीज लेके आ रही है, और उसके बदले ये परचेज कंसिडरेशन दे रही है। किसको? शेयर होल्डर्स को। कौन? इक्विटी और प्रेफरेंस। किस फॉर्म में? कैश दे दिया, अपने इक्विटी शेयर दे दिए, अपने प्रेफरेंस शेयर दे दिए, अपने डिबेंचर दे दिए, अपना जूता उठा के दे दिया, मतलब कुछ भी दे दिया, ठीक है। चलो, हाँ, तो ट्रांसफरी कंपनी शेल डिस्चार्ज द परचेज कंसिडरेशन, शेल डिस्चार्ज परचेज कंसिडरेशन टू द शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। अब ये परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट कैसे होगा? ये परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट कैसे होगा? तो एक गोल्डन रूल याद रखिएगा, ये मत भूलिएगा। ये जो गोल्डन रूल है ये मत भूलना कि पीसी ऑलवेज फेयर वैल्यू पे होता है, मतलब मार्केट वैल्यू पे होता है। और इसका बिल्कुल सिंपल सा मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत ही सिंपल रिलेटेबल एग्जांपल दे रहा हूं। आपने ये मोबाइल खरीदा, ठीक है ना, 20,000 का। आपने 6 मंथ्स यूज किया और उसके बाद आप इस मोबाइल को बेच रहे हो। क्या आपको 20,000 के 20,000 मिलेंगे? आप बोल रहे हो सर 20,000 में खरीदा था तो मुझे 20,000 ही चाहिए। क्या आपको 20,000 मिलेंगे? नहीं। तो क्या आपने 20 में खरीद लिया तो मैं भी आपको क्या 20 ही पे करूंगा? नहीं। जैसे ही आपने ये मोबाइल खरीदा, मार्केट में आया, आपने यूज किया, इसकी वैल्यू गिर गई, ठीक है ना। तो मैं आपसे मोबाइल खरीद रहा हूं आफ्टर 6 मंथ्स 10,000 रुपीज का, मतलब मैं मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपको पे कर रहा हूं। इन द सेम वे ये मोबाइल नहीं है, ये लैंड है। आपने लैंड खरीदा 1 लाख रुपीज का, 10 इयर्स के बाद आप इसको बेच रहे हो, मार्केट में वैल्यू है 1 करोड़ रुपीज की। बताइए आप कितने में बेचोगे? 1 लाख में कि 1 करोड़ में? ऑफ कोर्स 1 करोड़ में। तो ऑफ कोर्स बेचने वाला हमेशा चाहेगा कि भाई जो भी मुझे मिलेगा वो मेरे मार्केट रेट के अकॉर्डिंग मिले। सिंपल, मार्केट रेट के अकॉर्डिंग मिले। खरीदने वाला भी वही बोलेगा कि यार जो भी मैं पे कर रहा हूं असेट लायबिलिटी के बदले, तो वो उस असेट लायबिलिटी की जो भी रियल वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, उसके बदले में आपको उतना पे करूंगा, मतलब मार्केट वैल्यू। तो पीसी ले देके आपका फेयर वैल्यू पे निकलेगा। अब ये आपका एक गोल्डन रूल है, ठीक है, याद रखोगे? याद रखेंगे सर। सर अगर किसी कारण से क्वेश्चन में फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है, मान लो बिल्डिंग का फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है, मशीन का फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना, नहीं है फेयर वैल्यू, इन्वेंट्री का फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो क्या मानोगे? अगर किसी कारण से फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो जो भी असेट का बुक वैल्यू है उसी को आप फेयर वैल्यू मान लोगे, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अगर क्वेश्चन में किसी असेट की फेयर वैल्यू नहीं है और आपको असेट की फेयर वैल्यू चाहिए, तो आप उसकी बुक वैल्यू को ही फेयर वैल्यू मान लोगे। जिस दिन टेक ओवर किया उस दिन की बुक वैल्यू, ठीक है। चलिए अब मैं आपको पीसी निकालना सिखा रहा हूं, ठीक है। अगर आपने मेरे से क्लासेस ले रखी है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि हमने क्लासेस के अंदर
पीसी निकालने के डिफरेंट डिफरेंट केसेस किए थे, ठीक है ना। मतलब मैंने कोई ये नहीं बोला था कि बेटा पीसी के ना 2 मेथड या 3 मेथड होते हैं, एक होता है नेट एसेट मेथड, एक होता है पेमेंट मेथड, एक होता है एक्सचेंज रेशियो मेथड। मैंने आपको ऐसा नहीं समझाया, अगर आप मेरे रीसेंट के बैचेस के स्टूडेंट हैं तो। मतलब बेसिकली हम रट्टाफिकेशन के हिसाब से करेंगे ही नहीं। हम अभी क्या कर रहे हैं कि भाई सिचुएशन के हिसाब से पीसी निकल सकता है। तो आप अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं हो तो ये पार्ट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज हियर आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू एनी रट्टोफिकेशन। मेरा किस्मत खराब है साला। रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए। एक बच्चा बोलता है मेरे को, सर इतने बड़े टीचर हो, पता नहीं मैं इतना बड़ा टीचर हूं कि नहीं वैसे, पर सर इतने बड़े टीचर हो, अपने घर पे इलेक्ट्रिसिटी का बैकअप भी नहीं, पावर बैकअप भी नहीं लगा सकते। इलेक्ट्रिसिटी जा चुकी है, ये पावर बैकअप ही है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। मतलब उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि मैंने उस दिन क्लास कैंसिल कर दी थी, इलेक्ट्रिसिटी का बैकअप नहीं था, तो मेरे पास बैकअप है। और बैकअप भी मेरे पास इतना है कि कम से कम 1-1.25 घंटा तो आराम से क्लास चल जाएगी, आराम से चल जाएगी। उस दिन इलेक्ट्रिसिटी के चक्कर में मैंने क्लास कैंसिल कर दी, क्योंकि हाँ उस दिन पहले से ही इलेक्ट्रिसिटी जा चुकी थी और 4 घंटे का बिना स्टूडियो यूज करके 4 घंटे में ऑलरेडी इन्वर्टर पे जी चुका था। चलो एनीवेज, आमतौर पर क्या होता है, हमें ना कभी जस्टिफिकेशंस नहीं देने चाहिए। तो मैंने उस बच्चे को भी उस दिन जस्टिफिकेशन नहीं दिया, पर अभी क्या हो रहा है ना, कुछ ज्यादा ही किस्मत झंडू निकल रही है। पिछली क्लास में भी शायद लाइट गई थी, तो बार बार ऐसा हो रहा है, तो मैं जस्टिफिकेशन मतलब ऐसा बता रहा हूं कि भाई मेरे पास पावर बैकअप है, थोड़ा सा पैसा है, इतना बड़ा टीचर तो नहीं बना, पर हाँ जितना भी बनाऊं उस पे हिसाब से मेरे पास पावर बैकअप है। चलो ओके, सो जिन बच्चों ने मुझसे नहीं पढ़ा है वो ध्यान से पढ़िएगा, बहुत कॉमन सेंस बेसिस पर मैं आपको अभी बताऊंगा अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से कि पीसी कैसे निकालते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द पीसी बेस्ड ऑन डिफरेंट सिचुएशंस, ठीक है ना। सी ट्राई टू अंडरस्टैंड, जैसी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके हिसाब से पीसी निकालना है। मतलब जबरदस्ती ये नहीं कि सर क्वेश्चन में 3:2 तो दिया नहीं है, अब क्या करें, सर क्वेश्चन में असेट लायबिलिटी का फेयर वैल्यू तो दिया नहीं है, अब क्या करें। जबरदस्ती नहीं करना है कुछ भी, आपको अलग अलग तरीके देखने कि यार यहां पर क्या तरीका हो सकता है, ठीक है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों ध्यान से, एनीबडी कैन अंडरस्टैंड दिस, वेरी वेरी सिंपल सिचुएशन है। केस 1, डी लिमिटेड एक्वायर्ड जे लिमिटेड। डी लिमिटेड ने जे लिमिटेड को खरीदा, तो डी लिमिटेड हो गया ट्रांसफर री कंपनी, जे लिमिटेड का बिजनेस खरीदा। डी शेल डिस्चार्ज द पीसी इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर, मतलब डी लिमिटेड अपने इक्विटी शेयर देगा, ठीक है। एज पर द फॉलोइंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ जे लिमिटेड, जे लिमिटेड की पोजीशन है इतनी इतनी, ठीक है, ये जे लिमिटेड की पोजीशन है। नीचे मार्केट वैल्यू, नॉन करंट एसेट्स, अच्छा इसी नॉन करंट एसेट की मार्केट वैल्यू, करंट एसेट की मार्केट वैल्यू, ओके। लाइबिलिटीज आर एट प्रॉपर वैल्यू, मतलब 13 लाख सही है। एडिशनल जीएसटी लाइबिलिटी 50,000, अब जब मैं बिजनेस खरीद रहा हूं तो डी लिमिटेड बोलेगा कि भाई एडिशनल लाइबिलिटी भी मुझे मेरे सर पे लेनी पड़ेगी, ठीक है। कैलकुलेट पीसी अमाउंट एंड नंबर ऑफ शेयर्स टू बी डिस्चार्ज बाय डी लिमिटेड इफ मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ डी लिमिटेड इज 20। वो ऊपर लिखा था ना कि डी लिमिटेड शेयर्स इशू करेगा, तो डी लिमिटेड का एक शेयर कितने का है, 20 पर शेयर। तो अब मुझे सिचुएशन के हिसाब से समझना है कि यार मैं उसको कितना पीसी दूं, मैं कितना पीसी दूंगा उसको उसकी औकात के हिसाब से। पीसी का सिंपल सा फंडा यह है,
कि उसको पीसी देना है उसकी औकात के हिसाब से। अब उसकी औकात के हिसाब से पीसी में कैसे दे सकता हूं? मुझे यहां पर दो तरीके दिख रहे हैं। या तो मैं असेट माइनस लाइबिलिटी करूं, असेट असेट माइनस लाइबिलिटी, जो कि मार्केट वैल्यूज दी हुई हैं। या तो क्योंकि मेरे को 20 रुपीज पर शेयर डी का मार्केट वैल्यू दिया हुआ है, तो ये 20 रुपीज पर शेयर मल्टीप्लाई बाय जे लिमिटेड के नंबर ऑफ शेयर, ऐसा कर दूं। पर अगर मैंने ऐसा किया तो यह गलत तरीका हो जाएगा। जे लिमिटेड की औकात के लिए मुझे जे लिमिटेड के नंबर ऑफ शेयर को जे लिमिटेड के मार्केट प्राइस पर शेयर से मल्टीप्लाई करना चाहिए ना। जे लिमिटेड के मार्केट प्राइस पर शेयर तो है ही नहीं। वॉट आई एम टेलिंग यू इज, मैं अगर उस कंपनी को पीसी दूंगा तो उसकी औकात के हिसाब से उसको पीसी दूंगा। जे लिमिटेड की औकात मुझे कैसे पता चलेगी? दो तरीके इस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के हिसाब से। एक तो असेट लायबिलिटीज की मार्केट वैल्यू। अब आप मुझे जवाब दीजिए, क्या मैं डी लिमिटेड का शेयर मार्केट प्राइस जे लिमिटेड के नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं? कोई बेस ही नहीं है। क्या सेंस है इस बात का कि एक कंपनी के नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस ऑफ कोई दूसरी कंपनी? हाउ इज इट पॉसिबल? तो इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। कुछ आया समझ में कि नहीं? बोलो बेटा, समझ में आएगी नहीं? तो मेरे पास अब इस पूरे क्वेश्चन में क्या सिचुएशन बची? एक ही सिचुएशन बची कि यार इस कंपनी की जे लिमिटेड की मुझे औकात चाहिए। तो औकात कैसे निकलेगी? असेट माइनस लायबिलिटी। तो असेट माइनस लायबिलिटी के लिए मैं असेट और लायबिलिटी की मार्केट वैल्यू लूंगा कि बुक वैल्यू लूंगा? मार्केट वैल्यू अगर दी हुई है तो बेस्ट है, नहीं दी हुई तो बुक वैल्यू को ही मार्केट वैल्यू मान लूंगा। तो हाउ टू कैलकुलेट पीसी? बेसिकली मैं पीसी कैलकुलेट करूंगा असेट माइनस लायबिलिटी करके, और इसी को कुछ लोग कहते हैं नेट असेट मेथड। तो असेट फेयर वैल्यू पे, करंट असेट्स फेयर वैल्यू पे, लायबिलिटी अपनी प्रॉपर वैल्यू पे था, और मैं जीएसटी लायबिलिटी भी लेके आया, तो कुल मिला के पीसी में इतना दूंगा। 26.5 लाख का पीसी दूंगा। किस फॉर्म में? कैश में दूंगा तो ये कैश चला जाएगा, पर नहीं, ये मैं कैश के फॉर्म में नहीं दूंगा। 26,50,000 रुपीज के शेयर्स दूंगा अपनी कंपनी के। मैं पीसी दूंगा 26,50,000 डिस्चार्ज करने के लिए। मेरा एक शेयर कितने का? 20 रुपीज। तो मेरा एक शेयर अगर 20 रुपीज की मार्केट वैल्यू रखता है और मुझे कुल मिला के 26,50,000 की वैल्यू डिस्चार्ज करनी है, तो मुझे कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे? दैट इज इंटरपोलेशन टेक्निक। मतलब बहुत ही सिंपल फॉर्म में देखें तो 2650 डिवाइड बाय 20, तो मुझे शेयर्स इशू करने हैं 1,32,500 टू बी इशूड बाय डी लिमिटेड। बोलो बेटा, क्लियर हुआ? ठीक है, डन। अब अगर तुम इसको नेट असेट मेथड का नाम देना चाहते हो तो दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैंने कहा कि हम कहीं पे भी रट्टोफाई नहीं करेंगे कि अरे यार ये मेथड होता है, ऐसा होगा तो ऐसा करना है, ऐसा होगा तो कैसा करना है। हमने तो देख लिया कि क्वेश्चन में सिचुएशन कैसी दी हुई है। चलिए आइए मैं आपको और अलग अलग सिचुएशंस बताता हूं, अलग अलग सिचुएशंस बताता हूं। केस नंबर 2, डी लिमिटेड एक्वायर्ड जे लिमिटेड बिजनेस। अगेन जे लिमिटेड के assets liabilities. D shall issue equity shares for PC whose face value is 10 to be issued at 20%. Okay, 20% प्रीमियम। D क्या करेगा? इक्विटी शेयर देगा। उसके इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपीज का, जो कि वो 20% प्रीमियम पे इशू करेगा, मतलब 12 रुपीज। अरे भाई, पिछले क्वेश्चन में सीधा 20 रुपीज डी के शेयर की मार्केट वैल्यू दी हुई थी। यहां डी बोल रहा है मेरे वैसे तो मेरा शेयर फेस वैल्यू 10 रुपए का है, पर मैं 12 रुपीज के हिसाब से इशू करूंगा, तो 12 रुपीज मार्केट वैल्यू हो गई ना। अभी भी ये 12 रुपीज किसकी दी हुई है? डी लिमिटेड की। क्या मैं जे लिमिटेड के नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं? नो। देयर इज एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑफ जे लिमिटेड ऑफ 1 लाख, जैसे जीएसटी लायबिलिटी थी यहां पर। क्या जीएसटी लायबिलिटी जे लिमिटेड की बुक्स में, बैलेंस शीट में दिख रही थी? फिर भी हमने देखा कि नहीं भाई, जीएसटी लायबिलिटी तो है, हमने टेक ओवर करना है, तो यहां पर भी है ना। अब क्या फर्क है केस 1 और केस 2 में? बस एक ही फर्क है। केस 1
और केस 2 में एक ही फर्क है, केस 1 के अंदर असेट लायबिलिटीज की फेयर वैल्यूज दी हुई थी अलग से, और केस 2 में फेयर वैल्यूज अलग से नहीं दी हुई। अब आप सिचुएशन देखिए, मैं क्या सिचुएशन के हिसाब से जे की औकात निकाल सकता हूं। जे की औकात कैसे निकाल सकता हूं? सेम, मेरे पास दो चॉइस है, या तो मैं सारी असेट्स को प्लस माइनस करके देख लूं, पर यहां पर मेरे पास मार्केट वैल्यू नहीं है तो मुझे बुक वैल्यू को ही मार्केट वैल्यू मानना पड़ेगा। या तो दूसरा कि जे लिमिटेड के नंबर ऑफ शेयर को मैं मल्टीप्लाई करूं जे लिमिटेड के ही मार्केट प्राइस से, जो कि मुझे जे लिमिटेड का मार्केट प्राइस नहीं दिया हुआ बाबा। तो मैं क्या करूंगा? जब दिया नहीं है, जे लिमिटेड के नंबर ऑफ शेयर दिए, पर क्या जे लिमिटेड के मार्केट प्राइस पर शेयर दिया है? नहीं, मार्केट प्राइस पर शेयर नहीं दिया है। तो मेरे पास ले देके एक ही तरीका बचा औकात निकालेगा, असेट माइनस लायबिलिटी। मतलब जब असेट लायबिलिटीज का बुक वैल्यू दिया हो, फेयर वैल्यू नहीं दिया हो और कोई तरीका नहीं है, तो अगेन आपको वही असेट माइनस लायबिलिटी लगाना है, बस फेयर वैल्यू इज इक्वल टू बुक वैल्यू मानना है। Here fair values are not given, hence we have to assume book values as fair values. तो आपने वही किया, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को आपने स्टिल ले लिया, ये आ गया पीसी। अब ये पीसी कौन देगा? डी लिमिटेड। किस फॉर्म में? शेयर के फॉर्म में। उसका एक शेयर कितने का? 12 रुपीज का। तो कितने शेयर्स? 21 लाख रुपीज के होने चाहिए, 1,75,000 शेयर्स, दैट्स इट। क्या केस 1 और केस 2 अलग अलग है? नो। बताइए, आया समझ में? क्लियर? अब आपको मजा आएगा, धीरे 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 ना आपको इंटरेस्ट जागना शुरू हो जाएगा कि हाँ, इवन जो बच्चे अमेलगमेशन पढ़ भी चुके हैं, अब उनको लगेगा हाँ अब याद आ रहा है, अब थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। अगर ऐसी फीलिंग आ रही हो तो मुझे बताना जरूर कमेंट में, है ना? हाँ अब ठीक लग रहा है सर, थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है कि हाँ ये तो पढ़ा था। अरे अमेलगमेशन इतना भी टफ नहीं है, बस थोड़ा भूल गए थे रे, है ना? चलो अब केस नंबर 3, डी लिमिटेड एक्वायर्ड जे लिमिटेड एज पर फॉलोइंग बैलेंस शीट। अगेन जे लिमिटेड के असेट्स लाइबिलिटीज, उसके नंबर ऑफ शेयर तो आपको दिख ही रहे। औकात कैसे निकालोगे? असेट माइनस लायबिलिटी करके, या तो उसके नंबर ऑफ शेयर को उसी के मार्केट प्राइस पर शेयर से मल्टीप्लाई करके। हाँ ठीक है। तो अब देखो, पीसी टू बी डिस्चार्ज बाय डी इन द फॉर्म ऑफ शेयर। अगेन यहां पर वही, पर क्या अलग है? यहां पर डी लिमिटेड का मार्केट प्राइस पर शेयर के साथ साथ इस बार जे लिमिटेड का भी मार्केट प्राइस पर शेयर दिया हुआ है। नाउ यू गाइस टेल मी, क्वेश्चन हो गया खत्म। अब तुम मुझे बताओ कि कौन सा तरीका बेहतर है जे लिमिटेड की औकात निकालने के लिए? क्या मैं स्टिल असेट माइनस लायबिलिटी करूं जहां फेयर वैल्यूज क्वेश्चन में है ही नहीं, या फिर मैं जे लिमिटेड के नंबर ऑफ शेयर्स को जे लिमिटेड की मार्केट वैल्यू पर शेयर से मल्टीप्लाई करके उसकी औकात निकालूं? अब आप डिसाइड करिए, क्योंकि मैंने तो आपको एक गोल्डन रूल समझाया था कि पीसी हमेशा फेयर वैल्यू मार्केट वैल्यू के हिसाब से निकलेगा। आपको सामने वाली कंपनी की औकात मार्केट वैल्यू पे देखनी है, फेयर वैल्यू पे देखनी है। नाउ यू गाइस टेल मी हाउ यू वांट टू कैलकुलेट द औकात ऑफ जे लिमिटेड। आप जे लिमिटेड की औकात कैसे निकालना चाहोगे? असेट माइनस लायबिलिटी करके जहां फेयर वैल्यूज नहीं दी हुई, या फिर नंबर ऑफ शेयर्स जे लिमिटेड के मल्टीप्लाई बाय जे लिमिटेड का फेयर वैल्यू पर शेयर। अब क्लियर कट दिख रहा है कि नहीं, इस क्वेश्चन में असेट लायबिलिटी माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैंने असेट माइनस लायबिलिटी कर लिया तो वो सही औकात नहीं निकलेगी। आई क्या मेरी बात समझ में कि नहीं? ठीक है, तो नाउ दिस व्हाट इज द वे? 30,000 मल्टीप्लाई बाय 60 विल बिकम द पीसी, औकात। तो पीसी कितना आया? 30,000 मल्टीप्लाई बाय 60, ये सब पढ़ लेना तुम लोग। 30 मल्टीप्लाई बाय 60 विल बिकम द पीसी। नाउ इस पीसी को डी लिमिटेड अपने शेयर के फॉर्म में डिस्चार्ज करेगा, अपने शेयर के फॉर्म में डिस्चार्ज करेगा। उसका एक शेयर कितने का? 50 रुपीज का। तो 50 रुपीज से डिवाइड कर दो, तो डी लिमिटेड देगा 36,000 नंबर ऑफ शेयर्स। डी लिमिटेड इशू करेगा 36,000 नंबर ऑफ शेयर्स। आई होप यू समझ, आपको ये मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो क्वेश्चन की सिचुएशन के हिसाब से आपको पीसी निकालने का है। अब मैं इसको क्या बोलूं?
मैं इसको नेट असेट तो बोलूंगा नहीं। क्या मैं इसको नेट पेमेंट मेथड बोलूं, मैं इसको एक्सचेंज रेशियो मेथड बोलूं? ये सब मेथड के नाम बता के मैं आपकी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस नहीं डाल सकता। बस मैं आपको ये बोल रहा हूं कि यूज योर कॉमन सेंस। आपको उस कंपनी को पीसी देना है तो उस कंपनी की औकात निकालनी है, उसकी फेयर वैल्यू औकात निकालनी है। ठीक है ना? डन। चलिए चलिए, मुझे याद दिलाना जब मैं सारे केसेस कंप्लीट कर लूं तो मुझे केस 3 पे वापस आना है। शायद मुझे ये केस 3 पे वापस आना है। एक बात मेरे मन में आ रही है पर मैं चाह रहा हूं कि सारे केस सिचुएशन बता दूं फिर वापस आऊं। तो याद दिलाना, टोटल 9 केसेस है, 9 केसेस के बाद मुझे केस 3 पे वापस आना है। चलिए अब आते हैं केस नंबर 4 पे। अब आते हैं केस नंबर 4 पे। डी लिमिटेड एक्वायर्ड जे लिमिटेड। जे लिमिटेड का बैलेंस शीट, जे लिमिटेड का बैलेंस शीट जिसमें असेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं। डी लिमिटेड शेल इशू शेयर्स टू जे लिमिटेड। डी लिमिटेड शेयर इशू करेगा एस पी सी इन 3:4। ये तो वेरी वेरी सिंपल हो गया। अगर उसने आपको रेशियो दे दिया तो आप पीसी उस रेशियो के हिसाब से निकाल लीजिए। अब तो आप इस रेशियो के हिसाब से पीसी निकाल लीजिए, बिकॉज यही रेशियो कहीं ना कहीं इन दोनों कंपनीज की औकात के हिसाब से सेट किया गया है। आई क्या मेरी बात समझ में? तो ये रेशियो दिया हुआ है तो एसेट माइनस लायबिलिटी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली रेशियो के हिसाब से निकाल लीजिए। मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ डी इज 70। नाउ व्हाट इज द रेशियो? 3:4। 3:4 मतलब 4 के बदले 3। समझ में आएगा? याद रहेगा? 3:4 को कैसे इंटरप्रेट करोगे? 4 के बदले 3। अरे पीछे से शुरू करना है, पीछे से शुरू करना है, समझ गए? ठीक है ना? पीछे से पहले शुरू करना है, पीछे से शुरू करना है। 4:3। ठीक है, ओके। तो इसका मतलब जे लिमिटेड के कितने शेयर है? 5 लाख रुपीज डिवाइड बाय 10 मतलब 50,000। 50,000 50,000 डिवाइडेड बाय 4। 4 के बदले 3 डिवाइड बाय 4 इंटू 3 मतलब कितने शेयर देने? मतलब कितने शेयर्स देने? 37,500 शेयर्स मुझे उसको देने हैं। और 37,500 शेयर्स में उसको दूंगा। मेरा एक शेयर 70 रुपीज का होगा। तो 37,500 मल्टीप्लाई बाय 70 मतलब 26,25,000। ठीक है, डन। कितने केसेस पढ़ लिए आपने? 4 केसेस पढ़ लिए। पहले केस में सिचुएशन ऐसी थी कि आप सिर्फ असेट लायबिलिटी को माइनस करके, असेट लायबिलिटी को कंसीडर करके कर रहे हो, क्योंकि कोई और तरीका था ही नहीं। सेकंड में भी इस केस में वही था, बस पहले वाले में फेयर वैल्यू था, यहां पर फेयर वैल्यू नहीं है। थर्ड वाले में बल्कि असेट लायबिलिटी की फेयर वैल्यू तो नहीं है, पर जे लिमिटेड की मार्केट प्राइस पर शेयर की वैल्यू दी हुई है, तो वहां से हमने मार्केट वैल्यू ऑफ द जे लिमिटेड बिजनेस निकाल ली। फोर्थ वाले में तो एक्सचेंज रेशियो दे दिया, बात खत्म। अरे वाह यार, हमने ये दिस इज द वेरी सिंपलेस्ट थिंग। ठीक है, एक्सचेंज रेशियो मेथड। अब मैं आपको इसको एक क्वेश्चन से समझाता हूं। मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 202A। मैं आपको एक क्वेश्चन से समझा रहा हूं। मेरे पास एक क्वेश्चन है 202A। 202A, देखो जी। देखो ये क्वेश्चन है जिसमें पी लिमिटेड, क्यू लिमिटेड कंपनीज हैं। ठीक है ना? यहां पर इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑफ बोथ द कंपनीज आर टू बी रीवैल्यूड एट 15% above book value. Both the companies are to pay 10% dividend, but preference dividend have been paid already. ठीक है? After the above transactions are given effect to, P Limited will absorb Q Limited on the following terms. 8 equity shares of 10 each will be issued by P at par, at par मतलब 10 पे, against 6 shares of Q। तो 6 के बदले 8। तो पीसी कैसे निकालोगे? आ जाओ मैं आपको करवाता हूं। 202A
202A। आप पीसी कैसे निकालोगे? जस्ट अ मिनट। देखो यहां मैंने कितना पीसी निकाला, 4,90,000। कैसे निकाला ये 4 लाख का पीसी? आइए, 6 के बदले 8 शेयर्स। तो देखे पी कंपनी के शेयर्स कितने, 3,10,000 रुपीज, मतलब 30,000। तो कितना निकला 30,000, 6 के बदले 8, कितना आएगा 40,000। आ गया 40,000 शेयर्स। ओके सर। और वो कितने में इशू करेगा? एट पार। कितने में इशू करेगा? एट पार। तो एट पार मतलब 10 रुपए में, तो ये कितना हो गया 4 लाख। फिर 10% preference shares of Q will be paid at 10% discount by issue of 10% preference shares of 100 each। preference shares को हम पे करेंगे 10% डिस्काउंट पे। तो उनके preference shares कितने हैं? 1 लाख। 10% डिस्काउंट पे करेंगे मतलब 90,000। समझ में आया? क्लियर? डन। तो इस तरीके से एक्सचेंज रेशियो मेथड काम करता है। चलो अब आइए मैं आपको करवाता हूं केस नंबर 5। केस नंबर 5, पीसी इज बेस्ड ऑन एक्सचेंज रेशियो एज वेल एज नेट असेट्स। मतलब सिचुएशन देख लेते हैं, फिर मैं आपको उसका क्वेश्चन भी करवाऊंगा। डी लिमिटेड एक्वायर्ड बिजनेस ऑफ जे लिमिटेड। डी लिमिटेड ने जे लिमिटेड का बिजनेस एक्वायर किया। डी लिमिटेड ने जे लिमिटेड का बिजनेस एक्वायर किया, तो जे लिमिटेड के असेट्स, लाइबिलिटीज, इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स हैं 6 लाख डिवाइड बाय 10 मतलब 60,000। ठीक है। गुडविल वैल्यू ऑफ जे लिमिटेड इज 5 लाख ऑल्सो टू बी कंसिडर्ड। मतलब जे लिमिटेड के इन असेट्स के अलावा उसकी गुडविल भी है। ठीक है, मतलब हमें उसको एक्स्ट्रा पे करना है। गुडविल वो बोल रहा है, मतलब मुझे उसको पीसी 5 लाख एक्स्ट्रा पे करना है। ठीक है। मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी आर 28 लाख एंड 12 लाख। सर मार्केट वैल्यू दी हुई है सर, डेटा सेट मेथड सर। नहीं नहीं, अभी जबान अंदर करो। सिर्फ मार्केट वैल्यू देने भर से नेट एसेट मेथड नहीं, अभी और पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। डी लिमिटेड शैल इशू 4 शेयर्स फॉर ईच ऑफ 6 शेयर्स हेल्ड बाय द शेयर होल्डर्स ऑफ जे। मतलब क्वेश्चन में एक्सचेंज रेशियो यूज करना है, पर स्टिल कुछ और भी बात कही गई है। तो डी लिमिटेड कुछ शेयर्स का आदान प्रदान कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है, और साथ में लिख रहा है एंड रिमेनिंग अमाउंट टू बी पेड इन कैश। तो चलो पहले एक काम करते हैं, पहले अपन एक्सचेंज निकाल लेते हैं। तो इसके शेयर्स कितने हैं? 60,000। ठीक है, तो 6 डिवाइड बाय 6 इंटू 4, डिवाइड बाय 6 इंटू 4, तो डिवाइड 60,000 डिवाइड बाय 6 इंटू 4, तो ये हो गया 40,000। और ये 40,000 शेयर्स मैं कितने में इशू करूंगा? मेरे शेयर की, डी लिमिटेड के शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी है? 80 रुपीज। तो मैं 80 रुपीज का इशू करूंगा, ये हो गया 32 लाख का पीसी। पर साथ साथ ये भी बोल रहा है कि रिमेनिंग अमाउंट टू बी पेड इन कैश। सर ये क्या है? अगर कभी उसने ऐसा बोल दिया एक्सचेंज रेशियो के साथ साथ, अगर उसने ये लाइन लिख दी कि रिमेनिंग अमाउंट टू बी पेड इन कैश, मतलब वो तुमसे ये मांग रहा है कि भाई जे की पहले पूरी औकात निकालो और देखो उसमें से कि तुमने एक्सचेंज करके उसको कितने शेयर दिए, और बाकी की औकात के लिए तुम उसको कैश दोगे। मतलब दिस लाइन रिमेनिंग अमाउंट टू बी पेड इन कैश itself means कि you first need to calculate the overall औकात of J Limited. Now how to calculate the overall औकात of J Limited? दो तरीके, asset minus liability, या फिर J Limited के नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय J Limited की मार्केट प्राइस पर शेयर। क्वेश्चन में J Limited की मार्केट प्राइस पर शेयर है ही नहीं, तो इसका मतलब J Limited की औकात कैसे निकालूं? असेट माइनस लायबिलिटी करके। तो ये देखिए मैंने सबसे पहले असेट माइनस लायबिलिटी किया, जिसमें मैंने जहां जहां मेरे पास असेट के फेयर वैल्यूज है मैंने उन फेयर वैल्यूज को लिया, जहां फेयर वैल्यूज नहीं है मैंने बुक वैल्यू लिया, और मैंने गुडविल को भी कंसिडर किया। ठीक है, तो यहां पर
ये मैंने वैल्यूज ली, गुडविल लिया, लाइब्रेरीज ली, टोटल जे लिमिटेड की औकात हुई 41 लाख, जिसके अंदर मैं 32 लाख रुपीस के शेयर्स दे रहा हूं, बाकी रिमेनिंग बैलेंस मैं 9 लाख रुपीस का कैश दूंगा। क्या आपको ये समझ में आया? पांचवा नंबर केस। क्या आपको ये क्लियर हुआ? फिफ्थ नंबर केस। ठीक है, डन। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ठीक है, तो इन द स्टेटमेंट रिमेनिंग टू बी पेड इन कैश इज नॉट गिवन इन द सेम सिचुएशन। अगर मान लो रिमेनिंग टू बी पेड इन कैश इज नॉट गिवन इन द सेम सिचुएशन, अगर मान लो ये नहीं दिया होता रिमेनिंग टू बी पेड इन कैश, तो क्या करते? तो सिर्फ पीसी इतना होता। ठीक है ना, कैलकुलेट पीसी एज पर एक्सचेंज रेशियो ओनली इवन दो मार्केट प्राइस ऑफ असेट लाइबिलिटीज आर गिवन। यस माय डियर, तो भले क्वेश्चन में मार्केट प्राइसेस दी हुई हैं, भले क्वेश्चन में असेट लाइबिलिटीज की मार्केट, सर असेट लाइबिलिटी की मार्केट प्राइसेस दी हुई है, हम असेट माइनस लाइबिलिटी करके निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन में तेरे को एक्सचेंज रेशियो दिया है, मतलब मैं वापस जा रहा हूं केस नंबर 4 पे, केस नंबर 4 में तेरे को एक्सचेंज रेशियो दिया हुआ है और मान ले तेरे को लैंड एंड बिल्डिंग की फेयर वैल्यू दे रखी है, तेरे को इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू दे रखी है, इवन दो द फेयर वैल्यूज आर गिवन, बिल्कुल नहीं देखने का, एक्सचेंज रेशियो दिया है ना, कैलकुलेट कर, बात खत्म। ये एक्सचेंज रेशियो के बेसिस पे हो गई खत्म। अब क्योंकि एक्सचेंज रेशियो के साथ साथ उसने रिमेनिंग टू बी पेड इन कैश बोल दिया, अब तेरे को ओवरऑल असेट माइनस लायबिलिटी करके एक्सचेंज रेशियो वाले पीसी को लेस करके बाकी का पीसी निकालना पड़ेगा। तो इस पॉइंट को ध्यान से पढ़। अगर रिमेनिंग टू बी पेड इन कैश वर्ड नहीं लिखा होता, ये स्टेटमेंट नहीं लिखा होता, तो तू पीसी एक्सचेंज रेशियो के हिसाब से निकलता, भले क्वेश्चन में असेट लाइबिलिटीज की मार्केट वैल्यू गिवन है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। सर कोई मतलब नहीं, मतलब है जब हम रिकॉर्ड करेंगे एज अ ट्रांसफरी परचेजर, जब मैं असेट लायबिलिटी को रिकॉर्ड करूंगा तो वो उस मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करूंगा, पर पीसी के अंदर मैंने एक्सचेंज रेशियो से दे दिया। ठीक है, 6, 7, 8, 9, चार क्वेश्चंस, चार केसेस अभी मेरे लिए और बचे हैं आपके डिस्कस करना, बट उससे पहले क्यों ना मैं आपके साथ एक क्वेश्चन नंबर 105 डिस्कस कर लेता हूं। आ जाओ, एक क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 105। अब आप क्वेश्चन नंबर 105 को देखिए कि ये बैलेंस शीट है ए लिमिटेड की, और यहां लिखा है बी लिमिटेड एग्री टू टेक ओवर द असेट लायबिलिटीज ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। बी लिमिटेड जो है, बी लिमिटेड जो है वो ए लिमिटेड की असेट लायबिलिटीज टेक ओवर करने वाला है। बी लिमिटेड जो है वो ए लिमिटेड की असेट लायबिलिटीज टेक ओवर करने वाला है, मतलब बी लिमिटेड ट्रांसफरी कंपनी है। ठीक है, अब यहां क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिएगा, डिबेंचर्स है, पीपी, पीपी एट 10% अबव बुक वैल्यू, मतलब पीपी की बुक वैल्यू के ऊपर 10% करोगे तो मार्केट वैल्यू, मतलब मार्केट वैल्यू दी हुई है। करंट एसेट एट डिस्काउंट ऑफ 10%, मतलब करंट वैल्यू की भी मार्केट वैल्यू दी हुई, करंट एसेट की भी मार्केट वैल्यू दी हुई है 90% पर। ठीक है, ठीक है, आगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर डिस्चार्ज एट प्रीमियम ऑफ 10%। प्रेफरेंस बेचारे, प्रेफरेंस वालों का तो कोई टेंशन ही नहीं है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम कितने पे डिस्चार्ज कर रहे हैं? 10% प्रीमियम पे। तो इनके प्रेफरेंस शेयर को आप 750 प्लस 10% कर दोगे तो आ जाएगा 825 का पीसी। ठीक है, बाय इशूइंग 15% प्रेफरेंस शेयर्स। अब ये देखिए, इशू 3 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच फॉर एवरी 2 शेयर्स एंड पे द बैलेंस इन कैश, मतलब बैलेंस की बात कर रहा है, वही वाला पॉइंट कि रिमेनिंग टू बी पेड इन कैश, ये वही बोल रहा है, पे द बैलेंस इन कैश। तो जब पे द बैलेंस इन कैश बोल रहा है, मतलब एक्सचेंज रेशियो निकालने के अलावा हमें ओवरऑल नेट एसेट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आइए मैं आपको दिखाता हूं ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कैसे किया होगा। तो पहले मैंने नेट एसेट्स ओवरऑल निकाली होंगी, क्वेश्चन नंबर 105। ये देखो, पहले मैंने सबसे पहले नेट एसेट्स निकाली। नेट एसेट्स निकालने के लिए पीपी एट 10% अबव बुक वैल्यू,
तो मैंने पीपी को 10% अबव वैल्यू पे लिया 3575, जबकि क्वेश्चन में जो पीपीई है वो 3250 है। फिर उसके बाद मैंने इन्वेस्टमेंट्स लिया, करंट असेट 10% लोअर वैल्यू पर लिया, ट्रेड पेबल, लॉन्ग टर्म बोरिंग मतलब डिबेंचर्स, तो डिबेंचर्स का भी देखो उन्होंने वैल्यू क्या बोला है, डिस्चार्ज 15% डिबेंचर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, मतलब 10% एक्स्ट्रा पे डिस्चार्ज करेंगे। मतलब ये वाला जो लोन है हमारा, इसको हम इतने पैसे वापस नहीं करेंगे, इसको हम एक्स्ट्रा 10% वापस करेंगे, मतलब 770 की लाइबिलिटी हम अपने सर पे ले रहे हैं। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं? तो नेट असेट में हमने सारे असेट्स ले लिए, सारे लाइबिलिटीज ले लिए, सारे असेट माइनस लाइबिलिटी लेने के बाद जो भी वैल्यू बचती है वो पीसी होता है, पर उसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी पीसी हमने दिया, तो वो भी माइनस कर दिया 825 का। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी जब हमने पीसी दिया तो डिस्चार्ज एट प्रीमियम ऑफ 10% किया, तो वो भी माइनस कर दिया। सर आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पीसी माइनस क्यों किया? क्योंकि बेटा मैं इस लाइन को सॉल्व कर रहा हूं, मतलब मैं इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए पीसी निकाल रहा हूं, तो मुझे इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए नेट असेट निकालना है। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए नेट असेट कब बचेगा? जब आप प्रेफरेंस वालों को पे कर दोगे, तो प्रेफरेंस वालों को आपको इतना पे करने के बाद आपका नेट असेट्स इतना बचेगा। उसमें से एक्सचेंज रेशियो कितना है? 3 फॉर एवरी 2, तो नंबर ऑफ शेयर 150 है, तो देखो जी 150 डिवाइड बाय 2 इंटू 3, तो नए शेयर्स इतने मुझे देने पड़ेंगे, नए शेयर्स मुझे इतने देने पड़ेंगे, मल्टीप्लाई बाय मैं एक शेयर कितने का दूंगा, मैं एक शेयर यहां पर 10 रुपए का दूंगा, तो मल्टीप्लाई बाय 10, मतलब मैं 22,50,000 के शेयर्स दूंगा आउट ऑफ 2530, बाकी का मैं डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा कैश में। कुछ आया समझ में कि नहीं? तो अगर मैं पूरे पीसी को समराइज करूं, तो मैंने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट किया 10% प्रीमियम पे, मैंने इक्विटी शेयर होल्डर्स को शेयर्स दिए 2250, और मैंने इक्विटी शेयर होल्डर्स को कैश दिया 280, तो मेरा टोटल प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स का मिलाकर पीसी बन गया 33,55,000। बोलो बेटा आया समझ में? चलिए अब बात करते हैं केस नंबर 6। बस धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग आपको बढ़ाते जानी है, धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग आपको बढ़ाते जानी है। ठीक है, चलिए शुरू करें। ऑल राइट, पीसी बेस्ड ऑन इंट्रिंसिक वैल्यू, पीसी बेस्ड ऑन इंट्रिंसिक वैल्यू क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिए। बैलेंस शीट दिया हुआ है ट्रांसफरी, ट्रांसफरर, ट्रांसफरी, ट्रांसफरर, चारों दोनों कंपनीज की बैलेंस शीट दी हुई है। डी अक्वायर्ड जे एंड बिकम्स डीजे। ठीक है, तो डी कंपनी जे कंपनी को एक्वायर करेगी और डीजे कंपनी बन जाएगी। ठीक है, डी शैल इशू शेयर्स टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ जे बेस्ड ऑन इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ बोथ द कंपनी। ऐसा कई बार क्वेश्चन आएगा कि वो आपको साफ साफ बोलेगा कि शेयर्स विल बी इशूड बेस्ड ऑन इंट्रिंसिक वैल्यूज ऑफ बोथ द कंपनीज। ठीक है, अब ये केस नंबर 6, सच्ची बोल रहा हूं कसम से, ये कोई नया केस नहीं है बच्चों। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब जुगाड़ू मार्केट वैल्यू, सच्ची कसम से इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब जुगाड़ू मार्केट वैल्यू। अब यही केस तुम केस नंबर 3 में सॉल्व करके आए हो। ये देखो केस नंबर 3 में तुम्हें दोनों कंपनीज की मार्केट वैल्यू दे रखी थी 50 एंड 60, पर असेट लायबिलिटी का मार्केट वैल्यू नहीं दिया था और मतलब भी नहीं। चलो मैंने यहां पर क्या बोला था कि अगर जे लिमिटेड की औकात पता करनी है तो पहला तरीका है असेट माइनस लायबिलिटी की औकात ले लो, पर उसकी फेयर वैल्यूज नहीं दी हुई, तो उससे और बेहतर तरीका मेरे पास है कि मैं जे लिमिटेड के नंबर ऑफ शेयर्स को जे लिमिटेड के मार्केट प्राइस पर शेयर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे जे लिमिटेड की औकात मिल जाएगी, डिवाइड बाय 50 कर दूंगा। आई बात समझ में कि नहीं? दैट्स इट गाइस। आपको जो मैं केस 6 करवा रहा हूं पता है वो क्या है? केस 6 यही केस 3 है, बस वो आपसे बोल रहा है कि ये जो दोनों वैल्यूज है ना, ये निकालो और उसको
वो इंट्रिंसिक वैल्यू बोल रहा है ये निकालो, और बाकी जैसे पीसी इसमें निकालो तो वैसे निकाल लो। तो बच्चों केस 3 में तुम्हें मार्केट वैल्यूज दोनों कंपनी की रेडीमेड अवेलेबल थी, परोसी हुई थी कि लो बेटा लो अवेलेबल है। पर केस 6 व्हेन they are asking you to first calculate the market values, but they are not saying market values, they are saying intrinsic values। वो तुम्हें बोल रहा है कि market values intrinsic values के हिसाब से पीसी देना है, मतलब it wants you to calculate कि भाई इनकी पहले मार्केट वैल्यू निकालो, और एक बार अगर तुमने उसकी मार्केट वैल्यू निकाल ली फिर तुम पीसी निकाल लोगे उस बेसिस पे ही। बोलो बेटा क्लियर? तो सर इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब जुगाड़ू मार्केट वैल्यू, हाँ ठीक है सर। तो ये जुगाड़ू मार्केट वैल्यू निकलती कैसे है, मतलब ये इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकलती है? तो इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला होता है बेटा, और आप सरप्राइज हो जाओगे, आपका लगेगा यार साला हर चीज असेट माइनस लायबिलिटी के ऊपर निर्भर कर रही है। इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर शुड बी कैलकुलेटेड एज अंडर ऑल असेट्स including goodwill, including unrecorded, including goodwill, including unrecorded assets at fair value, fair value नहीं है तो book value, all liabilities including unrecorded liabilities, fair value नहीं है तो book value, fair value नहीं तो book value, minus पेसी टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, तो जो बचेगा वो हो जाएगा नेट असेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, डिवाइड करोगे नंबर ऑफ शेयर से तो इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर आ जाएगी। सर ये क्या करवा रहे हो सर? सर ये इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर है या फिर सर ये नेट असेट मेथड है? सर कान ऐसे पकड़ना है कि कान ऐसे पकड़ना है? बेटा कैसे भी पकड़, बस इस कान को पकड़े रखना है। मतलब पहले हमने कुछ केसेस देखे जहां पीसी दिया था असेट माइनस लायबिलिटी करके, फिर हमने केस 3 देखा जहां पीसी दिया था भाई बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू। अब हम देख रहे हैं कि भाई मार्केट वैल्यू भी नहीं है, असेट की मार्केट फेयर वैल्यू भी नहीं है, पर अल्टीमेटली वो बोल रहा है कि इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से निकालो, जो कि कहीं ना कहीं जुगाड़ू मार्केट वैल्यू है, और जुगाड़ू मार्केट वैल्यू असेट माइनस लायबिलिटी से करके ही आता है। क्या है सर ये? मोरल ऑफ द स्टोरी, आपको इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब जुगाड़ू अगर मार्केट वैल्यू निकालनी है तो आपको नेट असेट ही करना पड़ेगा उसके हिसाब से, और वंस यू डू दिस तो वो जुगाड़ू मार्केट प्राइस आपको मिल जाएगी। सो हाउ विल यू डू दिस? वो आपको बोल रहा है कि भाई दोनों कंपनीज का लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यू ऊपर नीचे है, प्लांट एंड मशीनरी वैल्यू ऊपर नीचे है, बाकी के बारे में कुछ बोल नहीं रहा है। पीसी टू प्रेफरेंस होल्डर्स विल बी प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ डी एट 6 लाख रुपीज, गुडविल ऑफ जे इज 3 लाख रुपीज। चलिए बात करते हैं शुरुआत से। तो हमें कुल मिला के इनको पीसी देना है उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू के फॉर्म में, ठीक है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए मुझे दोनों कंपनी का असेट माइनस लायबिलिटी करके देखना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने डी लिमिटेड के और जे लिमिटेड के असेट्स ले लिए, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, करंट असेट्स, गुडविल। अब उन्होंने गुडविल यहां पर दिया है 3 लाख रुपीज, तो मैंने 3 लाख रुपीज का गुडविल यहां पर ले लिया, ठीक है ना, गुडविल ले लिया। अब यहां पर बैलेंस शीट के अंदर कोई गुडविल है ही नहीं। सर मान लो यहां पर बैलेंस शीट में भी गुडविल जे लिमिटेड का कुछ होता, और गुडविल सर ये भी है दिया हुआ है, तो सर कौन सा लेते? बेटा ऑफ कोर्स ये वाला। सर अगर मान लो ये नहीं दिया होता और क्वेश्चन में यहां पर गुडविल दिया होता तो क्या करते? तो ले लेते बेटा, लेना पड़ता। हाँ बेटा हाँ लेना पड़ता, यस। माइनस लायबिलिटीज माइनस प्रेफरेंस होल्डर्स, तो पीसी टू प्रेफरेंस होल्डर्स ऑफ जे लिमिटेड कितना है? 6 लाख। तो जे लिमिटेड में तुमने 6 लाख माइनस कर दिया, और डी लिमिटेड के खुद के प्रेफरेंशियर्स कितने? 5 लाख। तो तुमने उसके डी लिमिटेड के भी तो तुम्हें जुगाड़ू मार्केट प्राइस चाहिए, तो तुमने उसके 5 लाख माइनस कर दिए। नेट असेट्स आ गए दोनों के उन्होंने तुम्हारे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स तुमने डिवाइड कर दिए, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स तुमने डिवाइड कर दिए डी लिमिटेड के और जे लिमिटेड के। इससे तुम्हें डी और जे की दोनों की मार्केट इंट्रिंसिक वैल्यू, चलो छोड़ो मार्केट वैल्यू नहीं, इंट्रिंसिक वैल्यू मिल गई, विच इज एज गुड एज द मार्केट वैल्यू। नाउ यू टेल मी, अब मुझे जे को पीसी देना है, उसकी औकात कैसे निकालू जे की? तो जे की औकात निकालने के लिए मैं जे के नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई करूंगा जे के मार्केट प्राइस पर शेयर से, तो जे की औकात आ जाएगी। नहीं 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 सर, जे के नंबर ऑफ शेयर्स को आप जे के मार्केट प्राइस पर शेयर से मल्टीप्लाई कर रहे हो। सर वो भी तो तरीका है, जे के असेट्स माइनस जे की लायबिलिटीज,
बेटा दोनों में सेम आंसर आएगा, क्योंकि तुमने जो ये 26.57 निकाला है ये असेट माइनस लायबिलिटी करके ही निकाला है। तो नाउ यू डू जे के नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय जे का मार्केट प्राइस पर शेयर, और यू डू असेट माइनस लायबिलिटी, इट इज वन इन द सेम थिंग। हैव यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट? ठीक है, तो अब जे के नंबर ऑफ शेयर्स, जे का मार्केट प्राइस पर शेयर, तो जे का 1860 आ गया पीसी जो कि था, और उसके पीसी को मैं कैसे डिस्चार्ज करूंगा? अपना शेयर दूंगा 39.8 का, तो मैं उसको शेयर दूंगा 46733, बाकी फ्रैक्शन अगर आएगा तो वो कैश में दे दूंगा। सर गुडविल अगर बैलेंस शीट में दिया हो और गुडविल कैलकुलेट करने को भी बोला हो, तो कैलकुलेट करने के बाद कैलकुलेट वाला गुडविल लेंगे, ऑफ कोर्स अपडेटेड गुडविल लेंगे। कॉमन सेंस कि अगर सर बैलेंस शीट में भी गुडविल है पर हमें गुडविल कैलकुलेट करने को बोला है, तो बेटा अपडेटेड कौन सा है? कैलकुलेट करने वाला, वो गुडविल हम कैलकुलेट करके वही वाले लेंगे यहां पर। ठीक है, सो गाइज आई होप आपको ये इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड समझ में आया होगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, केस 3 और केस 6 ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस डिफरेंस ये है कि केस 3 में आप रेडीमेड कपड़े खरीद रहे हो और केस 6 में आप कपड़े सिलवा रहे हो, कच्चा माल खरीद रहे हो और कपड़े सिलवा के पहन रहे हो। केस 3 में मार्केट प्राइस रेडीली अवेलेबल थी, केस 6 में मार्केट प्राइस आपने जुगाड़ से निकाली इंट्रिंसिक वैल्यू के फॉर्म में, जो कि आपने नेट असेट कर दिया एक तरीके से। ठीक है, डन। अब आपका केस 7, केस 8, केस 9। अब केस 7, 8, 9 में 7, 8 अब थोड़े कम काम आएंगे ये वाले केसेस आपको। ठीक है, ये केसेस आपको थोड़े कम काम आएंगे, बट हां काम आएंगे। पीसी शेयर्स बेस्ड ऑन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एंटिटीज। नाउ दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन, specific type of question scenario. PC based on the profitability of entities, based on profitability of entities. Transferee company shall issue shares to the transferor company. ट्रांसफरी कंपनी जो है वो ट्रांसफरर कंपनी को शेयर इशू करेगी। ठीक है, सी लिमिटेड इज ट्रांसफरी, A and B have decided to merge their business। तो मतलब दो कंपनीज आपस में मर्ज हो रही हैं और मिलके सी लिमिटेड बनेगी। सी लिमिटेड जो है वो A को और B को दोनों को पीसी देगी, शेयर्स के फॉर्म में देगी। ठीक है, कैसे देगी? सी लिमिटेड शैल इशू, मैंने आपको कहा था कि पीसी हमेशा क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन के बेसिस पर निकलेगा, कोई रट्टोफिकेशन नहीं। जैसी इंफॉर्मेशन दी हुई है उस बेसिस पे आप निकालोगे। नाउ सी, अब देखो इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, वो बोल रहा है सी जो है वो 3000 शेयर्स इशू करेगा इन टोटल टू शेयर होल्डर्स ऑफ ए एंड बी। वो कुल मिला के 3000 शेयर्स इशू करेगा, 3000 शेयर्स इशू करेगा ए और बी को मिलाकर। अरे सर ये तो पीसी दे रखा है। हां ये पीसी दे रखा है, टोटल मिला के 3000 शेयर्स इशू करेगा। Distribution shall be made in proportion of their average profit of last 3 years. Distribution shall be made in proportion of their average profit of last 3 years. मतलब ये 30,000 के शेयर्स ए लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को और बी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को दोनों को बांटे जाएंगे। किस रेशियो में? उन दोनों की एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी के रेशियो में। अरे सर कितना इजी क्वेश्चन दे दिया। ए की प्रॉफिटेबिलिटी ये रही, बी की प्रॉफिटेबिलिटी ये रही, दोनों की प्रॉफिट का एवरेज कर दो और एवरेज प्रॉफिट के रेशियो में आप 30,000 को बांट दो। क्या है ये केस? कुछ भी नहीं। तो आप दोनों के एवरेज प्रॉफिट निकाल लिए, अब आपने 30,000 शेयर्स को दोनों के एवरेज प्रॉफिट के रेशियो में बांट दिया। तो ए के शेयर होल्डर्स को इतने शेयर्स मिलेंगे, बी के शेयर होल्डर्स को इतने शेयर्स मिलेंगे, और दोनों को जो शेयर्स मिलेंगे वो शेयर 10 रुपीज का है, जो कि 50% प्रीमियम पे इशू होगा, मतलब 15 रुपीज पे इशू होगा। मिल गया पीसी। क्या था? कुछ नहीं, बट मैंने जैसा कहा पीसी हमेशा सिचुएशन के हिसाब से आपको निकालना है। कैसी सिचुएशन है? अब यहां पर इवन दो क्वेश्चन में मैंने नहीं दिया, मैंने अपने एग्जांपल में नहीं दिया, पर क्वेश्चन में
आपको जे लिमिटेड मतलब ए लिमिटेड बी लिमिटेड की बैलेंस शीट दे रखी होंगी, आपको असेट माइनस लायबिलिटी नहीं करना है, क्योंकि वो बोल रहा है कि भाई मैं तो 30,000 शेयर दूंगा, बात खत्म। ठीक है, दिस वॉज केस 7, नॉट सो इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी सिंपल। सर अच्छे से हो तो जाएगा ना, क्योंकि सर अभी तक हम पीसी में अटके हुए हैं। बेटा इस एएस के अंदर पीसी ही तो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, एक बार पीसी का डिस्कशन तुम खत्म होने दो, फिर देखना कि बाकी पॉइंट्स कैसे खत्म होते जाते हैं। भाई पूरा क्वेश्चन पीसी के ऊपर है, फिर मुझे आपको क्या ही समझाना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूं। देखो मैं आपको अभी पीसी समझा रहा हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि पीसी निकालते वक्त भी वो आपको बोलेगा कि पहले गुडविल निकाल के दो। अभी तो वो आपको ना कई सारे केसेस में रेडीली अवेलेबल गुडविल दे रहा है। आप देखिए यहां पर इस क्वेश्चन में उसने आपको रेडीमेड गुडविल की वैल्यू दे दी। देयर वुड बी सम सिचुएशन जहां वो गुडविल आपको रेडीमेड नहीं देगा, आपको वो बोलेगा निकालो। तो हम पीसी निकालने के बाद हम ये सीखेंगे कि गुडविल कैसे कैसे निकाला जा सकता है, मतलब कहीं ना कहीं गुडविल की कैलकुलेशन पीसी के लिए जरूरी है। ठीक है, ये बोलेगा। फिर हम एक वो सिचुएशन पढ़ेंगे कि भाई पीसी पीसी तो हो गया, अब जो बाकी लोग हैं जैसे ट्रेड पेबल, डिबेंचर होल्डर्स, उनका क्या? सर उनको जो देते हैं वो थोड़ी पीसी होता है। नहीं 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 नहीं, पर अल्टीमेटली उनको भी तो मुझे डिस्चार्ज करना है ना। मतलब इमेजिन करो कि रिलायंस ने जोमेटो को खरीदा। इमेजिन करो रिलायंस ने जोमेटो को खरीदा, जोमेटो की सारी असेट्स अब किसकी हो गई? रिलायंस की। जोमेटो के मान लो कोई लोन चल रहे हैं, बैंक लोन चल रहे हैं, और रिलायंस बोल रहा है बैंक लोन अब भी पे कर दो। नहीं नहीं नहीं, अब भी पे कर। तो अल्टीमेटली रिलायंस जोमेटो के असेट लेके आ रहा है, तो लायबिलिटी भी तो अब रिलायंस की हुई ना, पर रिलायंस उस लायबिलिटी को कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा, वो उसको खत्म करना चाह रहा है, तो वो जोमेटो के लोन को रीपे कर देगा। इन द सेम वे जब ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफरर कंपनी के डिबेंचर्स को लेके आती है, लोन्स को लेके आती है, ट्रेड पेबल्स को लेके आती है, तो वो डिसाइड करती है कि ये डिबेंचर को मैं एज इट इज अपनी बुक्स में दिखाऊं, ट्रेड पेबल को एज इट इज अपनी बुक्स में दिखाऊं, लोन को एज इट इज अपनी बुक्स में दिखाऊं, कि बुक्स में आने ही ना दूं और मैं इनको पे कर दूं। तो मैं आपको यह सिखाऊंगा कि जो जोमेटो के डिबेंचर्स हैं और मैं चाहता हूं कि ये डिबेंचर्स को मैं सेटल करना चाहता हूं अपने नए डिबेंचर देके, तो वो कैसे होगा, तो मैं आपको ये पढ़ाना सिखाऊंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांसफरी कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रीटमेंट क्या होता है इन द नेचर ऑफ परचेज और मर्जर। फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि ट्रांसफरर कंपनी की बुक्स को क्लोज कैसे करते हैं। पर क्लोजर वाला पार्ट सबसे लास्ट में है और बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि तब तक आप बहुत अच्छा खासा पढ़ चुके होंगे। ट्रांसफरी कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मर्जर और परचेज में सिर्फ आपको एंट्रीज के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो शुरू में अभी टाइम अपने को लग रहा है जहां पीसी सीख रहे हैं, गुडविल निकालना सीख रहे हैं, बाकी लाइबिलिटीज को डिस्चार्ज करना सीख रहे हैं, बिकॉज यहां पर हम मेहनत कर रहे हैं कैलकुलेशन वाले पार्ट में। एक बार कैलकुलेशन हमारे हाथ में आ गई तो हमारे लिए एंट्रीज करना बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, बाकी चीजें समझना आसान हो जाएंगी। चलो अब अपन चल रहे हैं केस नंबर 8 में। केस नंबर 8 में A लिमिटेड एक्वायर्ड B लिमिटेड, PC विल बी गिवन एज अंडर। ध्यान से देखिएगा, PC विल बी गिवन एज अंडर 15,000 नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ A लिमिटेड 25। ये तो सर बहुत इजी है, 15,000 शेयर इशू किए जाएंगे, एक शेयर 25 रुपीज का होगा, हो गया पीसी। आगे पढ़ो, आगे एक और पॉइंट है। A लिमिटेड विल इशू 8% preference shares of 100 each of such adequate amount which will be sufficient to cover their income expectation at the rate of 10% on their existing capital employed। अब पीसी हमेशा क्वेश्चन में दी हुई गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से निकलता है, मतलब सिचुएशन के हिसाब से निकलता है। अब भले इस क्वेश्चन में असेट लायबिलिटीज दी हुई हो, मुझे तो पीसी गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से निकालना है। क्वेश्चन में तो बी लिमिटेड की बैलेंस शीट भी दी हुई है,
हो सकता है बी लिमिटेड की बैलेंस शीट के अलावा इसकी मार्केट वैल्यूज भी दी हो, पर हमें अब नहीं वो चाहिए। उसने बोल दिया कि भैया हम देंगे एक तो 15,000 नंबर्स, और दूसरा हम 8% प्रेफरेंस शेयर्स भी देंगे। आप मेरी बात सुन रहे हो? क्या आपने वीडियो को लाइक कर दिया है? हम 8% प्रेफरेंस शेयर्स भी देंगे, हम 8% प्रेफरेंस शेयर्स भी देंगे, 8% प्रेफरेंस शेयर देंगे। पर कितने के? रुपए कहां लिखा है? हम उतने अमाउंट के प्रेफरेंस शेयर्स देंगे जिस पे जब उनको आगे चल के डिविडेंड मिलेगा तो डिविडेंड उतना मिलेगा कि कम से कम उनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड का 10% रिटर्न उनको मिल जाए। मतलब प्रेफरेंस शेयर्स पे मैं उतना परसेंटेज डिविडेंड दूंगा, 8%। 8% डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू पर मैं उतना पर 8% डिविडेंड दूंगा जिससे उनकी कैपिटल एम्प्लॉयड का 10% उनको मिल जाए। कैपिटल एम्प्लॉयड उनके एग्जिस्टिंग बिजनेस का, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब नेट असेट। तो बस बहुत इजी हो गया, असेट असेट माइनस लायबिलिटीज। आइए, असेट लायबिलिटीज की मार्केट वैल्यू भी दी हुई है, तो पीपी की मार्केट वैल्यू, करंट एसेट की मार्केट वैल्यू और लायबिलिटीज। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय उनको 10% का रिटर्न का एक्सपेक्टेशन है, मतलब 330। और ये उनकी एक्सपेक्टेशन कौन पूरी करेगा? प्रेफरेंस शेयर्स। तो उनको 330 की इनकम चाहिए जो कि आगे चल के उनको 8% के रिटर्न के फॉर्म में मिलेगी। तो डिवाइड बाय 8% करोगे तो प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको डिवाइड बाय 8% करोगे तो प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 41,25,000। मुझे बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? नाउ सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये क्वेश्चन, ये बिल्कुल अलग तरीका था पीसी को निकालने का, बट था। अब आपने ना असेट माइनस लायबिलिटी किया, ना आपने एक्सचेंज रेशो किया, ना आपने इंट्रिंसिक वैल्यू किया, ठीक है, ना आपने मार्केट वैल्यू से पीसी निकाला। मैं आपको यही सिचुएशन एक गिवन क्वेश्चन के हिसाब से बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 103A, ये देखिए, ये क्वेश्चन सेम वैसा ही है। अब क्वेश्चन में एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड दो कंपनीज है, उन दोनों कंपनीज की बैलेंस शीट्स दी हुई हैं। दोनों कंपनी की बैलेंस शीट में जो असेट लायबिलिटीज दिख रही हैं उनके फेयर वैल्यूज भी दिए हुए हैं, उनके फेयर वैल्यूज भी दिए हुए हैं, ठीक है। द परचेज कंसिडरेशन इज सेटिस्फाइड बाय द इशू ऑफ फॉलोइंग शेयर्स एंड डिबेंचर्स। इशू ऑफ फॉलोइंग शेयर्स एंड डिबेंचर्स, मैं शेयर्स दूंगा और मैं डिबेंचर्स दूंगा। डिबेंचर्स शेयर होल्डर्स को दे सकते हैं। तो क्या क्या होगा? एक तो मैं 620 इक्विटी शेयर्स दूंगा एक्स वाई के। किसको? एक्स और वाई के, वाई को इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिटेबिलिटी, तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी के प्रोपोर्शन में आप दे देना, ऑफ द रिस्पेक्टिव बिजनेस, ठीक है। उसके साथ साथ मैं 7.5% डिबेंचर्स दूंगा, पार पे दूंगा, पता नहीं कितनी वैल्यू के दूंगा, पर उस पे जो भी इंटरेस्ट होगा वो उनके एग्जिस्टिंग बिजनेस के कैपिटल एम्प्लॉयड का 4% के बराबर होना चाहिए। एग्जिस्टिंग बिजनेस के कैपिटल एम्प्लॉयड का 4% के बराबर रिटर्न होना चाहिए। तो बस एग्जिस्टिंग बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फेयर वैल्यू, करंट असेट फेयर वैल्यू माइनस लायबिलिटी, यहां पे फेयर वैल्यू माइनस लायबिलिटी। तो देखिए आपको दिखाता हूं क्वेश्चन नंबर 103, ये देखिए, फेयर वैल्यू फेयर वैल्यू फेयर वैल्यू फेयर वैल्यू माइनस लायबिलिटी, यह आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड पे 4% का रिटर्न उनको चाहिए, और ये 4% की एक्सपेक्टेशन उनको आगे चल के पूरी होगी किस फॉर्म में? 7.5% डिवेंचर्स के फॉर्म में। तो इस इनकम को तुम डिवाइड कर दोगे 7.5 के हिसाब से, ये 7.5 के हिसाब से। अब जब हम ओवरऑल पीसी निकाल रहे हैं तो कैलकुलेशन ऑफ पीसी, पीसी हम शेयर होल्डर्स ऑफ एक्स को दे रहे हैं
शेयर्स और शेयर होल्डर्स ऑफ एक्स को दे रहे हैं हम डिबेंचर्स, ठीक है, और शेयर होल्डर्स ऑफ एक्स को हम शेयर दे रहे हैं 620 इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिटेबिलिटी। उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है? एक्स के टोटल प्रॉफिट्स हैं इतने, वाई के टोटल प्रॉफिट्स हैं इतने, डिवाइड बाय 4, मतलब ये एवरेज नेट प्रॉफिट आ गया। क्वेश्चन में देखते हैं एवरेज ही बोला है क्या? हाँ एवरेज बोला है, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट। सर अगर एवरेज नहीं बोलता तो हम टोटल प्रॉफिट के रेशियो में दे देते, अगर एवरेज नहीं बोलता तो, ठीक है। तो एवरेज का प्रॉफिटेबिलिटी का रेशियो क्या आ गया? दोनों की प्रॉफिटेबिलिटी सेम है, मतलब 1:1, मतलब हम 620 शेयर्स को 1:1 में डिवाइड कर देंगे, और हमने डिबेंचर्स हमने इतने दे दिए। कुछ आया समझ में? नाउ लास्ट केस। अब ये वाला केस कहीं ना कहीं मैं आपको केस नंबर 6 करवा चुका हूं, इंट्रिंसिक वैल्यू वाला, पर बस एक लाइन थोड़ी सी बदली हुई है, एक लाइन थोड़ी सी बदली हुई है, चेंज है। ध्यान से देखिए क्या लिखा है। डी लिमिटेड एक्वायर्ड बिजनेस ऑफ जे लिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब वही जुगाड़ू मार्केट वैल्यू। मान लो इंट्रिंसिक वैल्यू दी हुई, अरे अब टाइम वेस्ट नहीं करना है, चलो इंट्रिंसिक वैल्यू तुमने मान लो निकाल ली 125 और 180, चलो निकाल ली, तो सर ये वही केस 6 और वही केस 3 बन गया, ठीक है ना। तो बस सर क्या करना है, जे लिमिटेड के नंबर ऑफ शेयर्स को जे लिमिटेड के मार्केट प्राइस पर शेयर से मल्टीप्लाई करना है, पीसी आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 125 करना है, पीसी हो जाएगा, है ना। पर आगे पॉइंट पढ़ो, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ जे लिमिटेड आर 90,000। सर औकात मिल गई जे की? यस बेटा सही है, 90,000 इंटू 180, तो देखो 90,000 इंटू 180 डिवाइडेड बाय एक शेयर 125 के हिसाब से होगा, बिकॉज बेस्ड ऑन इंट्रिंसिक वैल्यू 125 के हिसाब से होगा। पर आगे पढ़ो क्या लिखा है, पीसी शेयर्स टू बी इशूड बाय डी एट फेस वैल्यू ओनली। अब इस केस 9 में और केस 6 में क्या फर्क है, आइए। पीसी बेस्ड ऑन इंट्रिंसिक वैल्यू, केस 9 में भी बेस्ड ऑन इंट्रिंसिक वैल्यू। यहां पर इंट्रिंसिक वैल्यू आपने निकाली 39.8, 26.57, फिर 26.57 जे की मार्केट प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाई बाय जे के नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइडेड बाय डी की मार्केट प्राइस पर शेयर, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू होंगे वो हो गया, और अगेन हमने उसको मल्टीप्लाई किया 39.8 से, मतलब डी एक शेयर अपना 39.8 में इशू करेगा। तो 39.8 आपने सबसे पहले डिवाइड किया ताकि नंबर आ जाए, फिर आपने 39.8 मल्टीप्लाई किया, तो ये इशूड एट 39.8 हो गया। मतलब इस केस में आपने डी लिमिटेड ने शेयर इशू भी 39.8 में किया। पर अब केस 9 देखो, केस 9 बोल रहा है कि पीसी तुम इंट्रिंसिक वैल्यूज के बेसिस पर देके नंबर कैलकुलेट कर लो, पर इशू 125 पे नहीं करोगे, 125 पे इशू नहीं करोगे, 125 पे शेयर इशू नहीं करोगे, 125 पे शेयर इशू नहीं करोगे, तुम शेयर इशू करोगे फेस वैल्यू पे। तो आपने इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस पे ही पीसी निकाला, इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस पर ही पीसी निकाला। जे के नंबर ऑफ शेयर, जे के शेयर की औकात, तो जे की टोटल औकात जिसको डिस्चार्ज किया जाएगा डी के शेयर के फॉर्म में, डी की औकात है 125, तो शेयर मिलेंगे 129,600, पर ये शेयर इशू कितने में होंगे? फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपीज, तो 100 रुपीज से मल्टीप्लाई, तो पीसी हो गया इस बार ये, बस इतना फर्क। आपको क्वेश्चन नंबर 101 रेफर करवाता हूं, 101। अब आप देखिए क्या बोल रहे हैं यहां पर, इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर ऑफ एक्स 20, वाई 30, वाई विल इशू इक्विटी शेयर्स टू सेटिस्फाई द इक्विटी शेयरहोल्डर्स ऑफ एक्स on the basis of intrinsic value, however the entry should be made at par value only। मतलब सबसे पहले तो y लिमिटेड x के शेयर होल्डर्स को पीसी देगा, तो ये देखो 75,750, तो 750 x की 750 है ना, ये x है ना, हाँ ये x है, x के नंबर ऑफ शेयर 750 और x की एक शेयर की वैल्यू है 20, तो x की औकात निकल गई, उसको मैं सेटिस्फाई करूंगा अपने शेयर के फॉर्म में 30 रुपीज, मेरे शेयर की औकात 30 रुपीज,
मतलब मैं दूंगा 5 लाख शेयर्स। अब मैं 5 लाख शेयर्स 30 रुपीज पे इशू नहीं करूंगा, वो मैं इशू करूंगा 10 रुपीज पे, वो मेरी मर्जी। अबे सुनना यार, मैं तेरे को ये कैलकुलेटर बेच रहा हूं, ये 500 रुपीज का मार्केट वैल्यू है, ले, तूने 500 मुझे दे दिया क्योंकि मार्केट वैल्यू 500 है। अब मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसकी एंट्री कितने से भी करूंगा, तुझे क्या मतलब? वाई यू आर बॉदरिंग? तुझे तेरे शेयर चाहिए थे 5 लाख, 5 लाख मिल गए। अब कंपनी उसको रिकॉर्ड कितने पे कर रही है, दैट इज जस्ट कंपनीज बिजनेस, इट इज नॉट योर बिजनेस। ठीक है, ऐसा। तो इस तरीके से पीसी निकलेगा, समझ में आया? तो गाइस ये था तुम्हारा केस नंबर 9, और इसी के साथ हमारे पीसी के सारे केसेस हो गए। मैंने आपको एक चीज बोली थी कि जब पीसी के सारे केसेस हो जाएं तो मुझे याद दिलाना कि मैं वापस केस 3 पे आऊं। अब मैं केस 3 पे आके बस एक छोटी सी बात तुम्हारे साथ डिस्कस करके जा रहा हूं, ठीक है? छोटी सी बात मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करके जा रहा हूं कि सर, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में आ सकता है, क्योंकि मेरे दिमाग में भी आ रहा है कि सर यहां पर असेट लाइबिलिटीज की मार्केट वैल्यू नहीं दी हुई, पर क्योंकि मार्केट वैल्यू स्टिल पॉसिबल है निकालना, जे लिमिटेड के नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय जे लिमिटेड की मार्केट प्राइस। पर सर क्या होता अगर इसकी मार्केट वैल्यू दी हो, सपोज 25 लाख, इसकी मार्केट वैल्यू दी हो सपोज 12 लाख, और सर मार्केट वैल्यू पर शेयर भी दिया हुआ है, फिर क्या करोगे सर? अब क्या करोगे? अब किसको प्रायोरिटी दोगे? सर अब तो दोनों तरीके से जे लिमिटेड की नेटवर्थ निकल सकती है, औकात निकल सकती है, असेट माइनस लायबिलिटी से भी और मार्केट वैल्यू से भी। तो सर अब क्या करोगे? अब किसको प्रायोरिटी दोगे? तो ऐसे केस में मैं नेट असेट्स की मार्केट वैल्यू को प्रायोरिटी नहीं दूंगा, मैं इस मार्केट वैल्यू को प्रायोरिटी दूंगा, स्टिल मैं पीसी यही तरीके से निकालूंगा। तो सर फिर इसका क्या रेलेवेंस हुआ? रेलेवेंस हुआ अकाउंटिंग करने में। जब डी लिमिटेड टेक ओवर करने के बाद नेट करंट असेट्स को रिकॉर्ड करेगा तो 25 लाख रुपीस पे रिकॉर्ड करेगा, ना कि 20 पे। करंट असेट्स को रिकॉर्ड करेगा तो 12 लाख पे रिकॉर्ड करेगा। मतलब ये रिकॉर्डिंग के काम आएंगी पर पीसी के काम नहीं आएंगी। आया समझ में? क्लियर हुआ? तो अगर केस 3 में अगर असेट्स की मार्केट वैल्यू भी दी होती तो भी मैं दी हुई मार्केट प्राइस पर शेयर को ज्यादा वैल्यू देता, ज्यादा इंपॉर्टेंस देता, बिकॉज मेरे लिए, मतलब मेरे लिए इन द सेंस कि मेरे लिए नहीं, बिकॉज किसी भी कंपनी की औकात असेट माइनस लायबिलिटी से ज्यादा बेहतर, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस पर शेयर वाला तरीका बेहतर होता है। ठीक है, आई होप यू गॉट द पॉइंट। मुझे बस यही वाली चीज डिस्कस करनी थी। सो गाइस इसी के साथ हमारा पीसी का डिस्कशन हो गया ओवर, हमारा पीसी का डिस्कशन हो गया ओवर। और अभी तक हम पीसी के सारे पॉइंट्स कर चुके हैं। मैंने बीच बीच में आपके साथ पीसी के कुछ क्वेश्चंस का भी डिस्कशन किया, कई सारे एग्जांपल्स का डिस्कशन किया, अभी भी और डिस्कशन होता जाएगा, डोंट वरी, अभी और डिस्कशन हो जाएगा। अब मैं इसी लेक्चर के अंदर आपके साथ और क्या क्या डिस्कस करने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। अभी हमारा सेशन खत्म नहीं हो रहा है। इस सेशन के अंदर मैं अभी आपके साथ बुक्स ऑफ ट्रांसफर री कंपनी डिस्कस करूंगा, बिकॉज हम पीसी निकालना सीख गए, तो हम बुक्स ऑफ ट्रांसफर री कंपनी डिस्कस करेंगे। इन द नेचर ऑफ परचेज कब मानते हैं, इन द नेचर ऑफ मर्जर कब मानते हैं, मर्जर की 5 कंडीशंस क्या होती हैं वो डिस्कस करेंगे, परचेज कब मानते हैं वो डिस्कस करेंगे, अकाउंटिंग एंट्रीज डिस्कस करेंगे। और पीसी की कैलकुलेशन करते वक्त अगर कल को वो हमें गुडविल कैलकुलेट करने को बोले तो हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे वो निकालना सीखेंगे। और यहां तक पहुंचने के बाद हम देखेंगे कि हमें आगे बढ़ना है कि नहीं, नहीं तो हमें मिनिमम से मिनिमम यहां तक तो पहुंचना ही है। अगर हम यहां तक भी आज पहुंच गए तो हमारा कल का जो सेशन रहेगा वो बहुत स्मूथ जाएगा, क्योंकि हमें कल के सेशन में फिर बहुत छोटी छोटी डिस्कशंस करने हैं, फिर अकाउंटिंग बहुत इजी हो जाएगी। ठीक है, तो चलो पहले मैं आपसे बात करूंगा कि पीसी निकालने के वक्त अगर वो आपको गुडविल रेडीमेड अवेलेबल करके नहीं दे रहा है और वो बोल रहा है कि अब तुम गुडविल भी निकालो, तो तुम गुडविल कैसे निकालोगे? आओ बच्चों, जस्ट अ मिनट, पहले पानी पी लूं। सर आपके ये रैपिड रिवीजन वाले सेशन जो अमेलगमेशन का हो रहा है, इसमें और
जो यूट्यूब पे आपका अमेलगमेशन का ये वाला प्लेलिस्ट है जिसमें अमेलगमेशन डला हुआ है, सर दोनों में क्या फर्क होगा? इसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट इसी वाले नोट से डिस्कस किए, पर मैं बीच बीच में क्वेश्चन बैंक में जब जा रहा हूं, यहां पर ऐसा मैं नहीं गया हूं। मैंने सीधा सीधा आपके साथ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए और मैंने लास्ट में एक मास्टर प्रॉब्लम आपको करवा के छोड़ दिया है। रैपिड रिवीजन में मैं क्या कर रहा हूं, मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं, आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं कि देखो कैसे हो रहा है। कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं, क्वेश्चन दिखा रहा हूं, कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं, क्वेश्चन दिखा रहा हूं। तो रैपिड रिवीजन फर्स्ट टाइम अगर आप रिवीजन कर रहे हो, अमेलगमेशन भूल चुके हो, उसके हिसाब से बहुत बढ़िया है। और सेकेंड टाइम आपको रैपिड रिवीजन नहीं करना चाहिए। जब आप सेकेंड टाइम रिवीजन कर रहे हो, एग्जाम में 10-15 दिन बचे हुए हैं, लास्ट डेज बचे हुए हैं, एग्जाम में 3 दिन बचे हुए हैं, 2 दिन बचे हैं, तो आपको अमेलगमेशन यहां से रिवाइज करना है। ऐसा है, दोनों के अंदर नोट्स सेम यूज किए जा रहे हैं। आ जाओ, अब पीसी निकालने के लिए अगर वो आपको रेडीमेड गुडविल नहीं दे रहा है और वो बोल रहा है गुडविल कैलकुलेट करो, तो कैसे करोगे? तो गुडविल कैलकुलेट करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं। मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं बिकॉज बहुत इजी मेथड्स हैं, स्टार्टिंग के दो। तो पहला मेथड होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में वो बोलेगा गुडविल इज 4 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 years ऑफ प्रॉफिट। मतलब आपको पिछले 5 सालों के प्रॉफिट का एवरेजिंग करना है और उसको मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो आपका सीधा सीधा गुडविल आ जाएगा। तो पिछले 5 साल के प्रॉफिट्स का एवरेज निकालो और उसको मल्टीप्लाई करो 4 से, तो आपका गुडविल आएगा। बट यहां पर एक प्रॉब्लम है, जो आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, ये एवरेज प्रॉफिट बस आपको ऐसे नहीं, एवं ही नहीं कि पिछले 5 साल के प्रॉफिट दिए उसका एवरेज कर दिया, नहीं। आपको उन प्रॉफिट्स में कुछ ना कुछ हो सकता है एडजस्टमेंट करना पड़े। तो बेयर मिनिमम क्या क्या एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है? आपको उन प्रॉफिट्स में से एबनॉर्मल गेन और लॉसेस का इफेक्ट हटाना पड़ेगा एवरेज करने से पहले। उस प्रॉफिट के अंदर के नॉन रिकरिंग इनकम और एक्सपेंसेस का इफेक्ट हटाना पड़ेगा, और उस प्रॉफिट के अंदर क्रेडिट की गई नॉन ट्रेड इनकम को भी हटाना पड़ेगा। और ये सब आप जब तीनों के तीनों एडजस्टमेंट कर लोगे, तो जो प्रॉफिट आएगा उसको आप बोलोगे एडजस्टेड प्रॉफिट्स, और एडजस्टेड प्रॉफिट्स का आप एवरेज करोगे। तो आप एग्जिस्टिंग एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स, एक्चुअल पास्ट प्रॉफिट्स में से 3 चीजों का एडजस्टमेंट करोगे। नॉर्मल एबनॉर्मल आइटम, नॉर्मल एबनॉर्मल आइटम का हटाओगे इफेक्ट। गेन होगा तो माइनस करोगे क्योंकि प्रॉफिट में गेन ऑलरेडी ऐड हो चुका होगा। लॉस होगा तो लॉस ऑलरेडी माइनस हो चुका होगा, तो ऐड बैक करोगे, ऐड बैक करोगे, गेन माइनस करोगे। नॉन रिकरिंग एक्सपेंस और इनकम को भी हटाओगे, एक्सपेंस है तो ऐड बैक करोगे, इनकम है तो माइनस करोगे। नॉन ट्रेड इनकम, नॉन ट्रेड इनकम आपको कैसे पता चलेगी? क्वेश्चन में आपको इन्वेस्टमेंट्स दिए होंगे नॉन ट्रेड नेचर के, उसका कोई परसेंटेज दिया होगा तो इनकम निकल जाएगी और इनकम को आप माइनस कर दोगे, आप एडजस्टेड प्रॉफिट्स निकालोगे। एडजस्टेड प्रॉफिट्स का सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज करोगे। वेटेड एवरेज तभी करोगे जब क्वेश्चन बोले, नहीं तो ऑल केसेस में आपको सिंपल एवरेज करना है। नाउ यू गॉट द एवरेज प्रॉफिट, मल्टीप्लाई बाय जो भी वो बोले, 3 years परचेज, 4 years परचेज, 5 years परचेज, आपको मल्टीप्लाई करना है। दैट्स इट, योर गुडविल इज रेडी। तो ये हो गया आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, जो कि क्वेश्चन में जनरली नहीं आता। सेकंड, सुपर प्रॉफिट मेथड, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है और ज्यादा टेंशन नहीं है। सुपर प्रॉफिट मेथड में आप बोलेगा गुडविल इज 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। नाउ सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 3 करना है। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट जो आप निकालना सीखे हो वही, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा बताने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको एनआरआर दिया रहेगा, नेट रन रेट नहीं नलायक, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जिसको आप मल्टीप्लाई करोगे कैपिटल एम्प्लॉयड से। मतलब आपको कंपनी की कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है, ट्रांसफरर कंपनी की कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है, उसका आपको एनआरआर मल्टीप्लाई करना है और आपका नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। ठीक है, क्लियर? तो कैपिटल एम्प्लॉयड मान लो 9 लाख है, उसका एनआरआर परसेंट 10% है, मतलब 90,000, तो 90,000 नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। एवरेज प्रॉफिट है मान लो 120, 152 मान लो, निकाल लिया। सुपर प्रॉफिट मिल गया, सुपर प्रॉफिट का मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे, दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट मेथड। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं? तो बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब नेट असेट। ओ अच्छा, तो सर कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब नेट असेट, बस इतना? नहीं नहीं, अभी आगे अभी ये भी देखेंगे
कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, हाउ टू कैलकुलेट द कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल। अभी उस पर आएंगे, पहले मेथड कंप्लीट कर लेते हैं। द थर्ड मेथड विच इज द इंपॉर्टेंट मेथड, जिसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है 203 है, विच इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन मेथड, विच इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड क्या बोलता है? कैपिटलाइजेशन मेथड बोलता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। वो बोलता है गुडविल इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान से देखिए, एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर माइनस एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड। फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर माइनस एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड। सर याद नहीं होगा, लॉजिक बताओ। एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर, एवरेज प्रॉफिट मतलब कितना प्रॉफिट तुम कमा चुके हो और तुम्हारे रिटर्न्स कितने हैं, तुम्हारे बिजनेस में तुमने कितने प्रॉफिट्स कमाए हैं, किस रिटर्न से, किस रेट से कमाए हैं, किस रेट से कमाए। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि तुम 12% रेट से प्रॉफिट कमा रहे हो, तो 12% किसका? कैपिटल का 12%। तो कैपिटल का 12% करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? प्रॉफिट। तो अगर मैं बोलूं कि प्रॉफिट है, परसेंटेज है, तो कैपिटल मिल जाएगा। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर चीज का मतलब हुआ इतना कैपिटल लगाना पड़ेगा। अगर इतना प्रॉफिट कमाने के लिए इस रेट पर तुम्हें इतना कैपिटल लगाना पड़ेगा, और तुमने एक्चुअली बिजनेस में कितना कैपिटल लगाया है, तो जो बीच का डिफरेंस आ गया दैट इज कॉल्ड गुडविल। तुमने इतना लगाया है, तुम्हें इतना लगाना चाहिए था, मतलब ज्यादा लगाना चाहिए था, पर तुमने कम लगाया है। अरे वाह, कम लगा के भी तुम उतना ही प्रॉफिट कमा रहे हो, ये हो गई तुम्हारी गुडविल। अब देखो कैसे। सबसे पहले क्या करें, एक काम करते हैं, पहले कैपिटल एम्प्लॉयड समझ लेते हैं। सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड समझ लेते हैं। बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड इज नथिंग, इट इज अ नेट असेट। कैसे निकालना है? थोड़े से फर्क है बस। ऑल असेट्स एक्सक्लूडिंग नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, बस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मत लेना। क्यों बेटा? गुडविल निकालने के लिए जब तुम कैपिटल इंप्लॉयड में असेट्स लोगे तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मत लेना, क्योंकि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो नॉन ट्रेड इनकम थी वो भी तुमने हटा दी है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? गुडविल ऑलवेज बिलोंग टू ट्रेडिंग एक्टिविटी, नॉट नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटी। तो जो भी नॉन ट्रेड चीजें दिख रही हैं वो किसी काम की नहीं है। तो सारे एसेट्स ले लो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट छोड़कर, फिक्टिशियस एसेट छोड़कर। फेयर वैल्यू तो बेस्ट, नहीं तो बुक वैल्यू पे, माइनस सारी लायबिलिटीज ले लो। सारी लायबिलिटीज तुम एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट वैल्यू पर लोगे, फेयर वैल्यू पर नहीं लोगे। अनलाइक पीसी के अंदर असेट माइनस लायबिलिटी तुम सेटलमेंट वैल्यू पे लेते थे, पर यहां कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते वक्त तुम लायबिलिटीज एज पर बुक वैल्यू ही लोगे। अब तुम्हारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा और कैपिटल एम्प्लॉयड एक्चुअल ये वाला तुम्हारा आ जाएगा। मैं तुम्हें रेफर करवाता हूं क्वेश्चन नंबर 203, आ जाओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने एग्जाम भी टिक करवाया और क्यूआर भी है। ट्रुथ लिमिटेड, मिथ लिमिटेड, दो कंपनीज हैं। मिथ लिमिटेड इज टू बी अमेलगमेटेड विथ ट्रुथ। अमेलगमेशन इज टू बी कैरिड आउट इन द नेचर ऑफ परचेज, वो बाद में बात करेंगे। ट्रुथ और मिथ दोनों के बैलेंस शीट्स हैं। दोनों के बैलेंस शीट्स के अंदर, दोनों की बैलेंस शीट्स के अंदर आप देखोगे कुछ इन्वेस्टमेंट्स दिख रहे हैं। ट्रुथ लिमिटेड वुड इशू 12% डिबेंचर्स टू डिस्चार्ज द क्लेम ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, ये तो छोड़ दो, पीसी का पार्ट नहीं है। सो एज टू मेंटेन देयर प्रेजेंट एनुअल इंटरेस्ट, वो बाद में बात करेंगे अपन। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट विच कंस्टिट्यूट 80% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट का 80% नॉन ट्रेड है, जो कि आपको 20% रिटर्न देता है ट्रुथ को और 15% रिटर्न देता है मिथ को। तो टोटल इन्वेस्टमेंट का 80% नॉन ट्रेड है, और उनका जो भी 80% निकलेगा उसका भी 20% रिटर्न नॉन ट्रेड इनकम मिलता है ट्रुथ को, और इसका जो 80% निकलेगा उसका 15% नॉन ट्रेड इनकम मिलता है मिथ को। ठीक है,
This income is to be deducted from the profits while computing average profit for the purpose of calculating goodwill. This income is to be deducted from profits while calculating average profit for the purpose of calculating goodwill. ठीक है, मतलब ये जो नॉन ट्रेड इनकम है ये माइनस की जाएगी, मैंने आपको पहले ही बता रखी थी. प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या क्या दिया हुआ है. Goodwill is to be calculated on the basis of simple average of 3 years profit by using capitalization method, taking 18% as normal rate of return. Formula क्या है capitalization method का? Average profit divided by NRR minus actual capital employed. तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? Capital employed चाहिए, average profit चाहिए. तो आइए इसका मैं आपको कैलकुलेशन समझाता हूं. डिबेंचर होल्डर्स अभी छोड़ दो, हम उस पर अलग से बात करेंगे, डोंट वरी. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एवरेज प्रॉफिट. तो ट्रुथ के और मिथ के एवरेज प्रॉफिट करने, पर उस एवरेज प्रॉफिट में से हमें क्या माइनस करना होता है? नॉन ट्रेड इनकम, एबनॉर्मल गेन लॉस, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम. क्वेश्चन में सिर्फ नॉन ट्रेड इनकम दिया हुआ है. नॉन ट्रेड इनकम कितना दिया हुआ है? इनके इन्वेस्टमेंट्स का 80% करके फिर रिस्पेक्टिव 20% एंड 15% इज द नॉन ट्रेड इनकम. तो देखो जी, नॉन ट्रेड इनकम कैसे आया? जैसे इन्वेस्टमेंट्स हैं 187,500, उसका 80% किया तो 150, उसका 20% किया तो 30, तो 30,000 आपने नॉन ट्रेड इनकम हटा दी. वैसे ही आपने मिथ का करो, 1 लाख का 80% मतलब 80,000, और 80,000 का 15% मतलब 12,000, तो 12,000 का आपने नॉन ट्रेड इनकम हटा दी. किसमें से? पहले आपने तीनों सालों का एवरेज कर दिया, फिर आपने डायरेक्टली माइनस कर दी. सर ऐसा करना बेटर है या फिर मैं ऐसा करता और जो आता उसको डिवाइड बाय 3 करता? तो भी बेटा तेरा यही आता, क्योंकि तू हर साल में कॉमनली 30 30 30 माइनस कर रहा है. ठीक है, तो ये शॉर्टकट है. अब एवरेज प्रॉफिट आ गए. एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर, तो दिस डिवाइडेड बाय एनआरआर. एनआरआर कितना है? 18% माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड. एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं. एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए ऑल असेट्स एक्सक्लूडिंग नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स. तो ऑल असेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इनका सिर्फ 20% ट्रेड और करंट असेट्स. आ जाओ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स जो कि कहीं ना कहीं 20% है, करंट असेट्स सारे आएंगे, माइनस लाइबिलिटीज. अब जब लाइबिलिटीज माइनस करोगे तो बुक वैल्यू पर लाइबिलिटीज माइनस करोगे. बुक वैल्यू पर लाइबिलिटीज मतलब 140, 182 और 150. ये 150 और ये जो भी है 182 और ये 140. ये बुक वैल्यू पर, ये बुक वैल्यू पर, ये बुक वैल्यू पर, ये बुक वैल्यू पर. जबकि आप देखोगे डिबेंचर्स को हम डिस्चार्ज कर रहे हैं किसी दूसरी वैल्यू पे. डिबेंचर हम 12% में डिस्चार्ज करेंगे सो एज टू मेंटेन द प्रेजेंट एनुअल इनकम, किसी और वैल्यू पे डिस्चार्ज कर रहे हैं. पर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते वक्त हम लाइबिलिटीज को बुक वैल्यू पे ले रहे हैं. ये आ गया एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड. अब फॉर्मूला लगाओ, एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों का मिथ और ट्रुथ. तो एक्चुअल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, ये आ गया गुडविल. वैसे ही मिथ का आ गया गुडविल, दोनों का गुडविल आ गया. फिर वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, पीसी कैसे निकलेगा? पीसी परचेज कंसिडरेशन इज टू बी डिस्चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू. जुगाड़ू इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब नेट असेट, ऑल असेट माइनस ऑल लायबिलिटी माइनस प्रेफरेंस शेयर्स का पीसी डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स. और जब तुम इंट्रिंसिक वैल्यू करोगे तो उस केस में तुम ऑल असेट्स करोगे. ऑल असेट मतलब अब तुम्हें इन्वेस्टमेंट सारे लेने हैं, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए तुमने नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स नहीं लिए, पर जब तुम वही पीसी निकालने के लिए नेट असेट्स कर रहे हो, इंट्रिंसिक वैल्यू यूज कर रहे हो, तो तुम्हें सारे असेट्स लेने हैं इंक्लूडिंग नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स. समझा? और लायबिलिटीज भी माइनस करनी है एट सेटलमेंट वैल्यू. ठीक है,
अब देखो तुमने सारे इन्वेस्टमेंट्स ले लिए, तुमने सारे इन्वेस्टमेंट्स ले लिए, और जो तुमने ऊपर गुडविल निकाली थी तुमने गुडविल भी ले ली। फिर तुमने डिबेंचर को भी देखो सेटलमेंट वैल्यू पर ले लिया 175, तुमने गुडविल ले लिया, तुमने इन्वेस्टमेंट्स सारे के सारे ले लिए, इतने सारे एडजस्टमेंट जो तुमने कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर नहीं किए थे। और पीसी टू प्रेफरेंशियल होल्डर्स है ही नहीं, अब आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर आ गई और इसके बेसिस पर आप पीसी निकालोगे। ठीक है, सो गाइस दिस वाज द केस। इस तरीके से आपका गुडविल होता है, गुडविल निकलता है। हमने गुडविल भी समझ लिया। अब हम क्या करने वाले हैं, अब बस थोड़ा बहुत बुक्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी में परचेज, इन द नेचर ऑफ परचेज और इन द नेचर ऑफ मर्जर की अकाउंटिंग समझ लेते हैं। मर्जर की तो नहीं समझ पाएंगे, इन द नेचर ऑफ परचेज पहले अभी डिस्कस कर लेंगे। बताओ बेटा, यहां तक डन? यहां तक क्लियर? ठीक है, एक काम करो, कैन यू गिव मी 5 मिनट्स ऑफ ब्रेक? अच्छा, बाद में ना जब ये लाइव लेक्चर खत्म हो जाएगा तब आपको ये ब्रेक दिखेगा नहीं है, सच बाद में आपको ये ब्रेक नहीं दिखेगा। जो लेक्चर, जो बच्चे रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं वो तो ब्रेक को कंसिडर ही ना करें। तो मुझे सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक दीजिए, थोड़ा सा वापस से एनर्जी लाने के लिए। एंड व्हाट वी विल डू आफ्टर 5 to 7 मिनट्स, हम बुक्स ऑफ ट्रांसफर ही करेंगे। 2 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग होती है ट्रांसफर की बुक्स में, समझेंगे दोनों को, दोनों का मतलब क्या होता है। फिर उसके बाद इन द नेचर ऑफ परचेज की अकाउंटिंग एक बार समझ के वहीं पर लेक्चर को ओवर कर देंगे। ठीक है, तो चलो, जस्ट गिव मी some 5 to 7 minutes, I'll be back. Alright guys, welcome back. बच्चों अब हम अगले ऑलमोस्ट 20 मिनट्स के अंदर, 20 मिनट्स के अंदर बचा हुआ जो मैंने अभी बोला है आज मुझे करवाना है वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट 20 मिनट्स के अंदर आपने पीसी निकालना सीख लिया, आपने गुडविल निकालना सीख लिया। ठीक है ना, हालांकि आपने एक चीज अभी नहीं सीखी, विच इज जब ट्रांसफरर कंपनी के डिबेंचर्स को हमें सेटल करना हो तो कैसे सेटल करेंगे, वो मैं कल की क्लास में करवाऊंगा। अभी हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग क्या होगी। ट्रांसफर री कंपनी मतलब खरीदने वाला अकाउंटिंग क्या करेगा, तो उसके लिए 2 मेथड्स बताए गए हैं। अमेलगमेशन 2 टाइप के होते हैं, अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। लॉजिक के पीछे भागो तो इन द नेचर ऑफ मर्जर मतलब 2 कंपनीज आपस में मर्ज होके इस तरीके से आगे बढ़ेंगी कि दोनों कंपनीज के शेयर होल्डर्स को एक समान अधिकार होंगे। पर इन द नेचर ऑफ परचेज कि एक कंपनी डोमिनेट कर रही है दूसरी कंपनी के ऊपर, जब वो उसको खरीद रही है तो उसके एसेट लायबिलिटीज में अपना डोमिनेशन दिखा रही है, उसके शेयर होल्डर्स को छोटा मान रही है। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप ये समझ सकते हो। ठीक है, इन द नेचर ऑफ परचेज अगर अमेलगमेशन है तो थोड़ी सी अकाउंटिंग डिफरेंट है, इन द नेचर ऑफ मर्जर की अकाउंटिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। अकाउंटिंग मेथड का नाम है परचेज मेथड और पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। धीरे धीरे आपको क्लियर होता जाएगा, याद आता जाएगा कि हाँ आपने क्या पढ़ा था। अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज के अंदर क्या होता है, यहां एक्चुअली इंटेंशन होता है ट्रांसफरी कंपनी का कि मैं बस बिजनेस खरीदूं, लालच। अब इसको मैं लालच मतलब इसको नेगेटिव सेंस में लालच मत बोलना, कि बस एक ही इंटेंशन है, मुझे उसका बिजनेस चाहिए, मुझे और किसी चीज से मतलब नहीं है, मुझे उसका बिजनेस चाहिए और मुझे मेरे पास वो बिजनेस आना चाहिए। तो मुझे ट्रांसफरर कंपनी का बिजनेस चाहिए और मैं ट्रांसफरर कंपनी को कोई पावर वावर नहीं देना चाहता हूं, उसका बिजनेस लेके
उसको मैं पीसी दे दूंगा कैश वैश में, ताकि वो मेरी कंपनी में एंट्री ना मारे। या फिर अगर मैं उसको शेयर के फॉर्म में पीसी दूंगा तो इतने शेयर दूंगा ही नहीं कि वो मेरी कंपनी को कंट्रोल करने लगे, मैं ही कंट्रोल करता रहूंगा विदाउट गिविंग देम इक्वल पावर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। कैसे हो सकता है ये? मैं उसको पीसी दे दूं कैश के फॉर्म में, बात खत्म, उसके एसेट लायबिलिटी मेरे हो गए और मैंने उसको कैश दे दिया, बाय टाटा गुड बाय, कल मिलेंगे। या फिर मैं उसको प्रेफरेंशियल दे दूं, कभी वोट ही नहीं डाल पाएगा। या तो मैं उसको इक्विटी दूं पर इतना कम कि वो कभी मेरी कंपनी में डिसीजन मेकिंग में मुझे डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, तो मेरा डोमिनेशन हमेशा रहेगा। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। इन द नेचर ऑफ मर्जर जस्ट उल्टा, कि भाई आजा यार, मुझे तेरी जरूरत है, एक काम करते, मिलके काम करते, तू भी कंपनी चला, मैं भी कंपनी चलाता हूं, कोई दिक्कत नहीं, साथ में मिलके काम करते हैं, दोनों अपनी अपनी चलाएंगे, दोनों साथ में मिलकर डिसीजन लेंगे। मर्जर इंटेंशन इज टू मर्ज द बिजनेस ऑफ बोथ कंपनीज बाय गिविंग इक्वल राइट्स टू द शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर्स को राइट दे रहे हैं, अरे भाई तेरे को मैं कैश नहीं देगा, मैं तेरे को जाने नहीं दूंगा, तू मेरा भाई है, तू आ। कैसे आएगा? मैं तेरे को शेयर देगा ना, तू अपने आप मेरी कंपनी का शेयर होल्डर बन जाएगा। हाँ, तो मैं तेरे को शेयर देगा, मैं तेरे को इक्विटी शेयर देगा ताकि तू डिसीजन ले सके, हम साथ में मिलकर डिसीजन लेंगे, साथ में मिलकर काम करेंगे। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड मर्जर। ठीक है, अब सर पता कैसे चलेगा कि इन द नेचर ऑफ मर्जर है कि परचेज है? इन द नेचर ऑफ परचेज होने के लिए पांचों की पांचों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। पहला, ऑल असेट्स ऑल लायबिलिटीज ऑफ ट्रांसफरी कंपनी मस्ट बी टेकन ओवर बाय ट्रांसफरी कंपनी। परचेजिंग कंपनी ने सेलिंग कंपनी के सारे असेट लायबिलिटी खरीदे हों, सारे असेट लायबिलिटी हमने टेक ओवर किए हों, चाहे वो रिकॉर्डेड हो चाहे वो अनरिकॉर्डेड हो, चाहे वो उसकी बैलेंस शीट में दिख रहे हो चाहे नहीं दिख रहे हो, मैं सारी असेट लायबिलिटी लेके आऊंगा मर्जर करने के लिए। दूसरा, उस कंपनी ट्रांसफरर कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स का मुझे कंसेंट चाहिए कि वो मेरी कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर्स बनना चाहते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी होल्डिंग एटलीस्ट 90% ऑफ टोटल इक्विटी शेयर्स मस्ट अग्री टू बिकम द इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफरी। अब देखो, मैं तुम्हें बता दूं, ये पांचों कंडीशन तुमने कभी ना कभी पढ़ी होंगी, इसको तुम्हें थ्योरेटिकली याद तो रखना पड़ेगा, तो मैं इसलिए इसका मतलब बताते जा रहा हूं कि सारे असेट लायबिलिटी लेके आने पड़ेंगे। उस कंपनी के सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स का मिनिमम 90% कंसेंट चाहिए कि वो हमारी कंपनी में शेयर होल्डर्स बनने को रेडी हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स बनने को रेडी हैं। उस कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स को मैं पीसी दूंगा सिर्फ और सिर्फ इक्विटी के फॉर्म में। आई सेड इक्विटी शेयर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मैं कैसे भी दे सकता हूं। उस कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स को मैं सिर्फ इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में पीसी दूंगा, तब जाके तो वो मेरे साथ काम कर पाएंगे, डिसीजन ले पाएंगे। चौथा, उसके सारे असेट लायबिलिटी को मैं बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करूंगा, सेम वैल्यू पे रिकॉर्ड करूंगा, मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में दी भी रहेगी तो भी रिकॉर्ड नहीं करूंगा। और उस कंपनी के बिजनेस, जो भी उस कंपनी का बिजनेस चल रहा है, वो मैं बिजनेस को आगे बढ़ाऊंगा, कंटिन्यू करूंगा। ऐसा नहीं कि उसको खरीद के, उसको मर्ज करके उसके बिजनेस को बंद कर दिया, अगर ऐसा कर दिया तो वो परचेज है, उसके बिजनेस को भी साथ में कंटिन्यू करूंगा। असेट लायबिलिटीज को हमेशा बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड करूंगा। इवन क्वेश्चन में फेयर वैल्यूज दी हुई है तो वो शायद पीसी निकालने के लिए दी गई होंगी, क्योंकि पीसी का गोल्डन रूल था हमेशा औकात फेयर वैल्यू पे होती है, पर रिकॉर्डिंग तो मैं बुक वैल्यू पे करूंगा मर्जर के अंदर। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो इन द नेचर ऑफ मर्जर माना जाएगा। अब आप उससे ये सोचो कि परचेज कब कब हो सकता है। मर्जर की 5 कंडीशन के बेसिस पर अब आप परचेज सोचो कब कब हो सकता है। पहला, इन द नेचर ऑफ परचेज में नॉट मैंडेटरी टू टेक ओवर ऑल असेट्स लायबिलिटीज ऑफ ट्रांसफरर। नॉट मैंडेटरी टू टेक ओवर ऑल असेट लायबिलिटीज ऑफ ट्रांसफरर। जहां मर्जर में मैंडेटरी था कि सारे असेट लायबिलिटी लेने पड़ेंगे, परचेज में मैंडेटरी नहीं है। तुम सारे असेट लायबिलिटी लेके भी आ सकते हो, नहीं भी लेके आ सकते हो। तो सर इसका मतलब अगर किसी क्वेश्चन में सिलेक्टेड असेट्स लायबिलिटीज हम लेके आए हैं तो बेटा पक्का पक्का परचेज है। सर सारे असेट लायबिलिटी लेके आए हैं तो बेटा परचेज भी हो सकता है, मर्जर भी हो सकता है, बाकी कंडीशन देखनी पड़ेगी। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ असेट लायबिलिटी टेकन ओवर।
परचेज के अंदर जब तुम असेट लायबिलिटी टेक ओवर करके रिकॉर्ड करोगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करना, जबकि मर्जर में तुम हमेशा बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड करोगे। परचेज में कोशिश करके फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करना, नहीं दी हुई तो बुक वैल्यू पे कर लेना। मतलब सर अगर किसी क्वेश्चन में बोला गया कि असेट टू बी रिकॉर्डेड एट मार्केट वैल्यू, एट सोसो वैल्यू, कोई अलग वैल्यू है, तो समझ जाना कि वो इन द नेचर ऑफ परचेज वाला क्वेश्चन है। डिस्चार्ज ऑफ पीसी, मर्जर में सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को सिर्फ इक्विटी देना पड़ेगा। यहां इक्विटी शेयर होल्डर्स को तुम कैश दो, इक्विटी दो, प्रेफरेंस दो, डिबेंचर दो, जूता दो, जो देना है दो। मतलब अगर सर किसी क्वेश्चन में कैश के फॉर्म में पीसी दिया है, वही रिमेनिंग टू बी पेड इन कैश, मतलब वो इन द नेचर ऑफ परचेज का क्वेश्चन बन गया। मर्जर के क्वेश्चन में, अच्छा परचेज में ओनली असेट लायबिलिटीज ऑफ ट्रांसफरर आर टेकन ओवर, रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ ट्रांसफरर शेल नॉट बी रिकॉर्डेड बाय ट्रांसफरी। परचेज के क्वेश्चन में आप ट्रांसफरर कंपनी के सिर्फ असेट लेके आ रहे हो, लायबिलिटी लेके आ रहे हो, मे बी सारे या नहीं सारे, पर आप उसके रिजर्व एंड सरप्लस को नहीं हाथ लगा रहे हो। जनरल रिजर्व ना, पीएनएल ना, सीआरआर ना, डिबेंचर ना, सिक्योरिटी ना, रिवोल्यूशन ना, स्टैट्यूटरी रिजर्व की बात अलग है, बाकी आप उसके रिजर्व एंड सरप्लस को नहीं लेके आओगे। जबकि इन द नेचर ऑफ मर्जर में आप उसके सारे असेट, सारी लायबिलिटी, सारे रिजर्व, पूरी बैलेंस शीट कॉपी कर रहे हो, वो भी सेम वैल्यू पे। ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अकाउंटिंग एंट्रीज। अब मैं अकाउंटिंग एंट्री मर्जर की भी लिखी हुई है, परचेज की लिखी हुई है, मैं सिर्फ परचेज की डिस्कस करूंगा। सबसे पहली एंट्री बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफर कंपनी। आपने बिजनेस खरीदा सबसे पहले, तो बिजनेस जब खरीदा तो बहुत सारे असेट्स है, असेट लायबिलिटी इनकम, सॉरी असेट्स एंड लायबिलिटीज। तो आपने जब बहुत सारी मल्टीपल चीजें खरीदते हो तो एक शॉपिंग बैग में डालते हो और शॉपिंग बैग को लेके चलते हो। तो बिजनेस परचेज इज जस्ट लाइक अ शॉपिंग बैग जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, और वो तुमने जितने में खरीदा है वो तुम्हारा पीसी है, और उसके बदले तुम्हें पेमेंट करना है किसको, ट्रांसफरर कंपनी के लिक्विडेटर को, ताकि लिक्विडेटर उनके शेयर होल्डर्स को बांट दे। ठीक है, फिर जब तुम घर आते हो तो शॉपिंग बैग को ओपन करते हो और हर एक एसेट निकालते हो, लायबिलिटी निकालते हो। तो अब तुम शॉपिंग बैग को खोलोगे तो उसमें से सारी एसेट्स निकलेंगी, मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लेना, नहीं दी हुई तो बुक वैल्यू पे। लायबिलिटीज निकलेंगी, सेटलमेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लेना, नहीं दी हुई तो बुक वैल्यू पे। ठीक है, और जो ये बिजनेस परचेज मतलब शॉपिंग बैग था वो खाली हो गया तो वो तुम फेंक दोगे। तो टू बिजनेस परचेज वही पीसी, टू बिजनेस परचेज वही पीसी। ठीक है, तो तुमने एसेट रिकॉर्ड कर ली, तुमने लायबिलिटी रिकॉर्ड कर ली, जरूरी नहीं कि सारी एसेट लायबिलिटी होगी। ठीक है, और तुमने शॉपिंग बैग को फेंक दिया। इस एंट्री में जो डिफरेंस आएगा आइदर वो गुडविल या कैपिटल रिजर्व में हो जाएगा। ठीक है, गुडविल तब जब तुमने ज्यादा पे किया है, कैपिटल रिजर्व जब तुमने कम पे किया और असेट लायबिलिटी ज्यादा लेके आए हो। फिर तुम ऊपर वाले लिक्विडेटर को जिसको तुमने क्रेडिटर माना था उसको तुम पेमेंट करोगे आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश और इक्विटी कैपिटल, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, और अगर हो सकता है ये तुम प्रीमियम पे दे रहे हो तो प्रीमियम, और मे बी डिबेंचर वगैरह। फिर तुम्हारी कंपनी के डेटर्स और उसकी कंपनी के क्रेडिटर्स कुछ कुछ कॉमन है तो तुम कट ऑफ कर लोगे, सेट ऑफ कर लोगे कॉमन डेट्स को। तो पेबल्स टू रिसीवेबल्स, ये मैं आपको क्वेश्चन के अंदर समझा दूंगा, मैं आपको एक जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा आपके साथ एक फुल फ्लेज। फिर तुम उस कंपनी के लाइबिलिटीज को लेके आए थे, याद है, उसके ट्रेड पेबल को लेके आए, उसके डिबेंचर होल्डर को लेके आए, उसके बैंक को लेके आए, रिलायंस जोमेटो को लेके आई। एक्चुअल में नहीं हुआ ऐसा। ठीक है, तो अब उसने बोला यार नहीं यार मैं ये लाइबिलिटी कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा, लेट्स पे इट, पे कर दो। तो लाइबिलिटी टू बैंक, लाइबिलिटी टू बैंक, नहीं नहीं नहीं, पे कैश में मत करो, उनको नए डिबेंचर दे दो, उनके डिबेंचर होल्डर्स के बदले उनको नए डिबेंचर दे दो। तो ओल्ड लाइबिलिटी टू न्यू लाइबिलिटी। अब इसके बारे में डिस्कशन सेटलमेंट कैसे होगा, किस वैल्यू पे होगा, हम कल की पार्ट 2 में बात करेंगे। ठीक है, फिर तुम कुछ एक्सपेंसेस कर रहे हो, कुछ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस कर रहे हो अपनी जेब से, ट्रांसफर री कंपनी अपनी जेब से लिक्विडेशन एक्सपेंस कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल तुम एक्सपेंस कर रहे हो 50,000 रुपीज के, ठीक है ना, फॉर पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस मे बी द लिक्विडेशन एक्सपेंसेस या कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। फिर क्या करोगे, ऊपर क्या आया था तुम्हें, मान लो ऊपर तुम्हें 40,000 का कैपिटल रिजर्व आया था, तो तुम जो एक्सपेंस करोगे ना वो इस 40,000 से सेट ऑफ कर देना। मतलब पहले कैपिटल रिजर्व 40,
टू बैंक 50, बचा हुआ 10 तुम 10 गुडविल में डाल देना। पर सर अगर ऊपर 40 नहीं था, कैपिटल रिजर्व कुछ था ही नहीं, गुडविल था 10, तो भाई एंट्री में कैपिटल रिजर्व डेबिट हो ही नहीं सकता, फिर पूरा गुडविल ही होगा 50, तो ये भी गुडविल और वो भी तुम्हारा 10 का गुडविल, कुल मिला के 60 का गुडविल। ठीक है, तो अगर एक्सपेंस करोगे तो पहले कैपिटल रिजर्व अगर होगा उस ऊपर वाली एंट्री का तो सेट ऑफ कर लेना, नहीं तो गुडविल में डाल देना। ठीक है, उस कंपनी के कोई भी रिजर्व लेके आने की जरूरत नहीं है, अगर लेके आते तो इस एंट्री में आता, सिर्फ असेट लायबिलिटी लेके आना है, पर हाँ उस कंपनी के स्टैट्यूटरी रिजर्व लेके आना पड़ेगा अलग से। अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। स्टैट्यूटरी रिजर्व मतलब इन्वेस्टमेंट अलाउंस, सॉरी इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व, टी डेवलपमेंट रिजर्व, शिपिंग रिजर्व, साइट रिस्टोरेशन फंड और रिजर्व, अगर ऐसा। और ये अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व भी तुम रिजर्व एंड सरप्लस में एज अ नेगेटिव बैलेंस दिखाओगे क्योंकि तुमने डेबिट किया है। और ये अनरियलाइज प्रॉफिट का इफेक्ट मैं तुम्हें अलग से बताऊंगा जो कि सेकंड पार्ट में कल होगा। सो गाइस, दिस वाज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द नेचर ऑफ परचेज। मर्जर की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। अब अगर मैं तुम्हें दिखा दूं कि हम हमारे पार्ट 2 में क्या क्या करना है, तो अनरियलाइज प्रॉफिट पे बात करनी है, सीक्वेंस कुछ और हो सकता है। ठीक है, अनरियलाइज प्रॉफिट पे बात करनी है, इन द नेचर ऑफ मर्जर पे बात करनी है, बढ़िया एग्जांपल साथ में मैंने रखा है, बुक्स ऑफ ट्रांसफर रर कंपनी पे बात करनी है, बुक्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी पे बात करनी है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहां पर बहुत सारे की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहां पर डिस्कस किए हैं, उस पर बात करनी है, डिबेंचर होल्डर्स का सेटलमेंट कैसे होगा उस पे बात करनी है, अभी वो यहां पर नहीं है, वो मैं आपको अलग से बता दूंगा। तो इन की पॉइंट्स में ही अच्छा खासा टाइम लगेगा और डिबेंचर्स वो करके हम कल क्या करेंगे, एक फुल फ्लेज क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखेंगे। तो इस तरीके से हम अपने रैपिड रिवीजन में अमेलगमेशन को कंप्लीट कर पाएंगे। आई होप आज के फर्स्ट पार्ट में आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। सेकेंड पार्ट के अंदर मैं आपको जब अमेलगमेशन का बाकी का पोर्शन करवाऊंगा तो उसमें बाकी पोर्शन कंप्लीट करवा दूंगा अलॉन्ग विद द क्वेश्चन डिस्कशन, और एक लास्ट में अपन एक फुल फ्लैज क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है गाइस, डन। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गया होगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा। ठीक है, और बाकी अभी सभी अपने दोस्तों यारों के साथ आप इसको शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, चलो गाइस, थैंक्स अ लॉट, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, लव यू ऑल। मिलेंगे कल। मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके रखो क्योंकि आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहीं मिलने वाली है। अगर मान लो ये लाइव सेशंस में कुछ पोस्टपोन कर रहा हूं तो वहीं पर मैं आपको टाइम बता दूंगा। फिलहाल अपना टाइम डेली का 6 बजे का है, पर हो सकता है शायद मुझे कल का क्लास भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना पड़े। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक्स लॉट गाइस, बाय बाय, टेक केयर, शबा खैर।